Hello everyone, this is Dr. Riya Gaur, your expert organic faculty for the mission Yakin 2.0. So we'll discuss something about Yakin 2.0. So Yakin 2.0 is a mission which is led by a team of experts from Bright Sphere Institute. देखिए यहाँ पर हमारा जो मेन मोटो है दैट इज़ टू गारंटी यू द 650 plus marks out of 720 because we have a expert team of organic faculty, inorganic faculty and biological faculty, physics faculty. There are a lot of teachers who are here to help you to score as much marks as you can in the Yakin 2.0. Yakin 2.0 is nothing but an initiative led by the expert faculties ताकि बच्चों को ये जो 50 डेज़ या 60 डेज़ का हमारे पास टाइम रह गया है फॉर द नीट प्रिपरेशन, इसको पुल अप करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है. बेसिकली ये हमारा जो यकीन 2.0 है, ये एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का एक क्विक आपका रिकैप रहेगा आपके सारे सब्जेक्ट्स का, वेदर इट इज़ योर केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी. कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उन सब के अंदर आपका एक क्रैश कोर्स टाइप का सिस्टम है. क्रैश कोर्स जैसे कि जिसके अंदर आप अपने जो टॉपिक्स हैं उनको एक एक क्विक वे में पढ़ते हैं, जहाँ पर आप बहुत कम टाइम लगाकर उन टॉपिक्स का एक फास्ट रिवीजन रखते हैं. अब ये क्रैश कोर्स का ही टाइम है, यहाँ पर आपके पास वो टाइम नहीं है कि यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल योर नोटबुक्स. नो, दिस इज़ नॉट द टाइम. दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट योर टाइम इन क्रैश कोर्सेज. क्रैश कोर्सेज में क्या होता है, यू हैव अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड यू कैन कवर लार्ज टॉपिक्स. So that is the initiative led by us so that your preparation to get a boost to your preparation for the 2026 NEET exam. Fine. So Bright Sphere Institute present mission 100 batch for NEET 2027. That is something we will deal with later on. अभी हमारा जो मेन मोटो है दैट इज़ नथिंग बट द यकीन 2.0, जहाँ पर हम बच्चों को नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द द अपकमिंग एग्ज़ाम, जहाँ पर बच्चे कोई गलती ना करें, उनको एक क्विक रिवीजन मिल जाए, क्योंकि सिलेबस आप सब पूरा कर चुके हैं एंड आई नो यू ऑल कैन डू वेरी वेल, बट वी आर हेयर टू हेल्प यू एट लास्ट. So this is the crash course we are presenting and that is the mission 100 batch, that is for the NEET 2027 program where complete whole syllabus will be covered in 10 months. अ फास्ट ट्रैक ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि देखिए सिलेबस का कोई लिमिट नहीं है, बट वी नीड टू कंप्लीट द सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल ताकि हम क्या कर सकें, ज़्यादा रिवीजन के ऊपर ध्यान दे सकें. सो दिस इज़ नथिंग बट द 2027 का ट्रैक है कि वी विल कंप्लीट द सिलेबस इन 10 months विच इज़ अ फास्ट ट्रैक कोर्स. डेली यार 6 आवर्स का शेड्यूल क्लास रहेगा आपका, वेदर इट इज़ योर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट्स का आपका क्लास रहेगा फॉर द 6 hours. ओके, देन यू हैव अ वीकली पार्ट टेस्ट ऑन नीट पैटर्न. नीट की ही पैटर्न के ऊपर आपको टेस्टिंग रहेगी, क्वेश्चंस दिए रहेंगे, क्योंकि क्या होता है आप पढ़ाई कर लेते हैं बट जो पैटर्न होता है ना एग्जाम का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू नीड टू नो द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. ओके, सो पैटर्न के बेसिस के ऊपर ही सारे के सारे जो टेस्ट हैं आपको वो करवाए जाएंगे हमारे मिशन 100 के अंदर. देन यू हैव अ 20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑफ फुल सिलेबस. दैट मीन्स वी विल कंडक्ट अ 20 मॉक टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स वेयर द फुल सिलेबस इज देयर इन द टेस्ट एंड यू कैन चेक योर रैंक ओके विद द अदर स्टूडेंट्स. आप कहाँ स्टैंड करते हैं विद द इन फ्रंट ऑफ द students of your community, of the students who are preparing for the NEET actually. Okay, then we will provide DPPs you know very well, they're nothing but daily practice papers. We will provide with each lecture, okay, and with video solutions also. जितने भी आपको क्वेश्चंस आपके रहेंगे उनका वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा. ऐसा नहीं है कि वी विल जस्ट प्रोवाइड यू द सोल्यूशन, नो, वी विल प्रोवाइड यू अ वीडियो सोल्यूशन सो दैट एवरी सिंगल डाउट ऑफ योर गेट easily cleared. Okay, then we have the dynamic chapter wise exercises. That means you can test your knowledge. आप ये चेक कर सकते हैं कि देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको ये चेक करना है कि आपको टाइम किसको देना है, किस चैप्टर को टाइम देना है. आप सब चैप्टर्स को टाइम देंगे तो अब आपका कोई चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो वी हैव अ चैप्टर वाइज डायनेमिक एक्सरसाइज, ताकि आप उस एक्सरसाइज से ये चेक करिए कि दिस चैप्टर ऑफ योर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज़ योर अ लिटिल बिट वीक. So that's how things will go. Then we have a chapter 2 times revision with mind maps. These mind maps are very important. Why? Because we have n number of reactions in organic section, we have n number of reactions in inorganic section, we have n number of formulas in physical chemistry. So we need to compile all the data in the form of mind maps. That is why we will use mind maps. क्योंकि mind maps क्या होते हैं,
दे आर द बेस्ट सोर्स टू क्विकली रिवाइज अ पर्टिकुलर टॉपिक. आपको अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है तो यू नीड टू जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूलाज विच आर ऑलरेडी विच आर प्रेजेंट इन अ सिंगल पेज. यू जस्ट रीड द होल पेज एक्सेप्ट यू विल रीड द होल चैप्टर. तो आप एक सिंगल पेज को रीड कीजिए एंड देन यू विल जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट चैप्टर. Okay, so then we have the regular live sessions for study and motivation. See, NEET is a type of exam where, you know, it is not a marathon, it is a sprint. Fine. Sprint means you need to just pull up your socks and prepare for that particular exam. You don't need to, you know, एक long duration तक बच्चे का motivated रहना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज, यू नो, जस्ट जब हम इनिशिएट करते हैं ना कोई चीज़ को, तो वी आर जस्ट फुल ऑफ एनर्जी, वी आर जस्ट फुल ऑफ पैशन कि येस आई कैन डू इट, येस आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, बट दैट इज़ ओके. बट क्या होता है ना कि वी नीड टू बी कंसिस्टेंट विद दैट मोटिवेशन. हमको उस मोटिवेशन के साथ कंसिस्टेंट भी रहना है. ओके, सो बहुत सारी बातें हो गई हैं. लेट्स मूव टू द टॉपिक. सो एज आई ऑलरेडी मैंशनड इन द initial stage of this video that I am Dr. Riya Gaur, your organic chemistry faculty. So of course I will be covering the organic section of your chemistry. So we will start the topic today with the GOC, which is the you know, जैसे आप एक जब घर बनाते हैं तो घर की नींव होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपना जो है ना कमांड स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा दैट इज़ योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? प्री जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो दिस लेक्चर विल बी अ वेरी क्विक रिविजन. विल ट्राई टू, you know, wind up the things as early as possible. Okay, so let's start with the topic which is inductive effect. Then we will move towards the practice section. So fine, the concept, सबसे पहले we will study the concept of formal charge. So what is a formal charge? Formal charge is nothing but the charge present on a particular atom in the particular molecule. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो देर इज़ अ मॉलिक्यूल कॉल्ड NH4. नाउ हम सब जानते हैं कि NH4 हैज़ अ पॉजिटिव 1 चार्ज. बट हाउ डू वी नो? मुझे कैसे पता कि नाइट्रोजन पे +1 का चार्ज आएगा? सो देर इज़ अ फॉर्मूला विच इज़ कॉल्ड एज द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज. तो फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है V - N - B/2, where V is nothing but the valence electrons, B is the non-bonding N is the non-bonding electrons, B is the bonding electrons, the electrons which are here present in the bonds. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मॉलिक्यूल है NH4. तो अगर मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करती हूँ, तो जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. तो हम जानते हैं लिथियम में एटॉमिक नंबर इज 3, पहली शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, सेकंड में कितना आएगा 1. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. तो फॉर एग्जाम्पल लिथियम में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, बेरिलियम 2, बोरोन 3, कार्बन 4 एंड देन नाइट्रोजन 5. Atomic number of nitrogen is 7. So if we fill electrons, first shell contain 2 electrons, second shell contain 5 electrons. तो अगर हम नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल का बात करें तो इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले में V का वैल्यू कितना हो गया? दैट इज 5. अब हम बात करते हैं N की. N इज द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. अब देखिए हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है? NH4. होल पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव. दैट मीन्स द whole molecule contain positive charge. So if we see the whole molecule contain positive charge, तो देखिए नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड है? 2. जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. लेकिन नॉन बॉन्डिंग कितने? देखिए नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5. मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है? +1. तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे नाइट्रोजन के पास? इफ़ यू हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स बट द चार्ज इज +1, इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4 बचे. यानी कि नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 4. ठीक है. अगर आप उसके बॉन्ड देखें अब, तो एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन में इन्वॉल्व हो गया, 1 हेयर एंड 1 हेयर. दैट मीन्स नाइट्रोजन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग. इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन के पास कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. अगर कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो इनका वैल्यू कितना हो गया? इट विल बी 0. तो V is 5, N is 0. Then we have the B. B is nothing but the total number of electrons shared in the bonds. अब now you can easily see there are how many bonds are there? There are 4 number of bonds. So B is the bonding electron. अब बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे बॉन्ड गिन लेते हैं. See, B is the bonding electron. कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर. तो V, if you have 4 bonds, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स will be 8. तो B will be 8/2. So the formula अगर हम कंपाइल करें अपने डाटा को, तो V is 5
n is 0 and b is 8. So 5 minus 0 minus 8 upon 2. 8 upon 2 is nothing but 4. So 5 minus 0 minus 4. That is nothing but 5 minus 4, that equals to 1. 1 of what charge? Positive or negative? Plus 1. You know that if you subtract 4 out of 5, it will be positive 1 only. So formal charge on nitrogen is positive 1. So that's how you can calculate the formal charge on any atom in the molecule. You just need to know 3 things. How many valence electrons are there, how many non-bonding electrons are there, and how many bonding electrons are there. जो गलती बच्चे करते हैं वो कहाँ करते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के अंदर. आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब काउंट करें तो आपको करना क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए, आपको उसमें चार्ज को ऐड या फिर डिलीट करना है. तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये गलती नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट अप वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल चार्ज एंड द रियल चार्ज. सी फॉर्मल चार्ज, देखिए नाम से ही क्लियर है, फॉर्मल चार्ज एंड रियल. फॉर्मल मीन्स जैसे कि हम लोग अगर इसका इंग्लिश मतलब देखें तो फॉर्मल मीन्स फॉर्मेलिटी. दैट मीन्स दैट थिंग एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट. दैट मीन्स वो चार्ज जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज नथिंग बट अ फॉर्मेलिटी. और ऑन द अदर साइड वी हैव रियल चार्ज. दैट मीन्स द चार्ज दैट एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन द molecule. We have 2 example on the screen. One is CH3 negative, another one is BH4 negative. See, CH3 negative has, if you can see, it has 1 hydrogen, 2 hydrogen, 3 hydrogen atom and 1 negative charge. Negative charge means, अब आप जानते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट में एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. फर्स्ट ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन. अब 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज हो गए? बॉन्डिंग में. दैट मीन्स कार्बन हैज अ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये चार्ज कैसा है आपका? दैट इज अ ट्रू चार्ज. समझ रहे हैं आप? इफ यू दैट मीन्स दैट इज द चार्ज अवेलेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. That means this negative charge is due to the extra electron negative charge density. लेकिन अगर मैं on the other side BH4 negative के मॉलिक्यूल को देखूं तो देखिए बोरोन के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. हाउ? बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5. अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो दैट विल कंटेन 2 इन द फर्स्ट शेल, 3 इन द सेकेंड शेल. तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर आ चुके हैं. तो उसके बाद इसके पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है. आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए. पर हम जानते हैं कि BH4 नेगेटिव का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब BH3 एक H नेगेटिव को अपने साथ जोड़ लेता है. क्योंकि BH3 के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है. एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है BH3. हम जानते हैं BH3 कौन सी कैटेगरी में आता है? लुईस एसिड की कैटेगरी में आता है. यानी कि BH3 के पास पावर है कि वो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर सकता है. तो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाइड्रोजन एटम से एक्सेप्ट कर लिया. तो अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में किसके हैं? हाइड्रोजन के. उसने दिए किसको? बोरोन को. दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं. ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या रिजेंबल कर रहा है, वो क्या दिखा रहा है? ये नेगेटिव चार्ज आपको ये दिखा रहा है कि बोरोन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए हैं. दैट मीन्स दिस नेगेटिव चार्ज इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस. कि प्रोसेस कौन सा हुआ है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने का. लेकिन अगर मैं CH3 नेगेटिव की बात करूं तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो अगर कोई चार्ज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है दैट इज अ रियल चार्ज. और अगर कोई चार्ज आपको बॉन्डिंग के बारे में बताता है कि किसी एटम पे पॉजिटिव है दैट मीन्स उस एटम से इलेक्ट्रॉन गए हैं, किसी एटम पे नेगेटिव है दैट मीन्स उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं. दैट मीन्स अ चार्ज विच शोज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द फॉर्मल चार्ज, दैट इज नॉट अ रियल चार्ज. Okay, so next up we have the hybridized orbitals. As we know that we have hybridization is nothing but द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं और क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं. हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है? जब आपके पास 2 चीज़ें मिक्स करके एक ऐसी चीज़ बनाएं जिसके अंदर दोनों का ही क्या होता है? कैरेक्टर होता है. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पिंक रोज़ देखा है. अब पिंक रोज़ आप लोग जानते हैं कैसे बनता है. पिंक रोज़ एक हाइब्रिड वेराइटी है जो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, रेड रोज़ एंड वाइट रोज़. अब रेड रोज़ रेड कलर का है, ऑफ कोर्स नाम से समझ में आ रहा है. वाइट रोज़ वाइट कलर का है, लेकिन पिंक रोज़ जो है उसके पास दोनों के फीचर हैं, रेड के भी और वाइट के भी. इसीलिए जो उसका कलर है वो कहाँ लाई करता है? दोनों के कलर के बीच में लाई करता है. तो उसी तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि एस के पास एनर्जी का प्रायोरिटी होता है, उसकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल होती है. अगर हम पी की बात करें तो पी ऑर्बिटल के पास डायरेक्शन होती है. तो दोनों के पास अलग अलग बेनिफिट्स हैं. अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे. तो वी हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस. एस
sp, sp2, sp3 एंड p। अब देखिए सभी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है, s ऑर्बिटल। अगर मैं s की बात करूँ तो देखो इसका मतलब क्या है, ये प्योर s है, दैट मीन्स इसमें s कैरेक्टर कितना होगा, प्योर, यानी कि 100%। अब क्योंकि इसमें p नहीं है तो p कैरेक्टर कितना होगा, 0%। देन वी हैव sp। sp मीन्स, अब देखिए परसेंटेज कैरेक्टर निकालना एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जिसका परसेंटेज आपको निकालना है उसकी क्वांटिटी लिखिए डिवाइड बाय द टोटल क्वांटिटी। अब s ऑर्बिटल कितने हैं, 1 है, डिवाइड बाय टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 2 हैं, एक s और एक p, तो 1/2 इज नथिंग बट 50%। अगर मैं बात करती हूँ sp2 की तो मुझे s का निकालना है, s कितना हो गया, 1 ऑर्बिटल ऑफ s, डिवाइड बाय हाउ मैनी ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है, एक s है और 2 क्या है, p, तो s कितना है 1, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 3, तो 1/3 कितना हो गया 33%। और अगर p निकालूंगी तो p कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 3, तो 2/3 कितना हो गया 66%। sp3 की बात करती हूँ, अगेन द सेम फॉर्मूला, 1s ऑर्बिटल डिवाइड बाय द टोटल 4p ऑर्बिटल, मतलब 4 sp3 ऑर्बिटल्स। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4 हैं, 3 p के हैं और एक किसका है, s का है, तो s निकालेंगे तो कितना होगा 1/4 विच इज नथिंग बट 25%। देन वी मूव टुवर्ड्स द p कैरेक्टर, p कैरेक्टर इज नथिंग बट हाउ मेनी p ऑर्बिटल्स आर देयर, 3, तो 3 डिवाइड बाय 4 इज नथिंग बट 75%। Now last up we have the p orbital. p orbital contain only p orbital, so it is 1/1 which is 100% p character। तो हम ये सब बातें कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए परसेंटेज s कैरेक्टर जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करता है। कैसे, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। नेक्स्ट अब भी है, देखिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर कि वाई आर वी कैलकुलेटिंग एस कैरेक्टर। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर का काम क्या है, देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो बहुत सारे क्राइटेरियाज को गवर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हमारे पास क्या है, बॉन्ड लेंथ, जितना ज़्यादा, देखिए हर चीज़ को रिलेट करेंगे हम एस कैरेक्टर से, और एस कैरेक्टर एक्चुअल में किससे रिलेट होता है, न्यूक्लियस से। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, एस, पी, डी एंड एफ। तो देखिए एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास लाई करता है। उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप होता है एस फॉर स्फेरिकल। स्फीयर एक ऐसी शेप होती है जिसके अंदर हर तरीके की चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म, यानी कि एक सेंटर अगर मैं स्फीयर के स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दूं तो उस सेंटर से हर जगह डिस्टेंस कैसा मिलेगा आपको, लगभग सेम मिलेगा। तो एस कैरेक्टर यानी कि एस ऑर्बिटल जो होती है वो पहली बेनिफिट क्या होता है, वो न्यूक्लियस के सबसे पास लाई करती है। तो न्यूक्लियस के जो भी चीज़ पास लाई करेगी वो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको होल्ड करके रखेगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं पहला पॉइंट बात करूँ, बॉन्ड लेंथ, अगर एक एटम है जिसके अंदर एस कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी कि आपके पास जो कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन कैसा है, sp मतलब 50%, जैसे हमने देखा था, देखिए sp मतलब 50% एस कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा देखिए मैक्सिमम किस में है कैरेक्टर, एस को छोड़िए क्योंकि एस तो कोई हाइब्रिडाइजेशन हुई ही नहीं, दैट इज प्योर एस ऑर्बिटल। तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो वी हैव 3, sp, sp2, sp3। मैक्सिमम किस में है, sp के अंदर है, यानी कि अगर कोई कार्बन ऐसा है जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन का है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। रीज़न बीइंग कि sp कार्बन है, 50% उसमें sp कैरेक्टर है, s कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बहुत ही पास लाई करेगा, और अगर कोई एटम न्यूक्लियस के पास है, यानी कि न्यूक्लियस ने उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, काफ़ी टाइटली होल्ड कर रखा है, और इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास लाई करेंगे, बॉन्ड लेंथ होती क्या है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के बहुत ही पास हैं इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या है, कम। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी एटम के न्यूक्लियस की पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास लाई करेंगे, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स द मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन वी हैव मोड एंगल। देखिए बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल का एक फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, दैट मीन्स परसेंटेज एस कैरेक्टर cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप जानते हैं कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है, एज वी गो फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इट एक्चुअली इवेंचुअली इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। तो इसमें यही होता है कि जितना ज़्यादा आपका थीटा रहेगा, जितना ज़्यादा आपका क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल रहेगा, उतना ज़्यादा ही क्या रहेगा, आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर रहेगा। अगला क्या है, साइज ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीजेज। हम जानते हैं, मैंने आपको कह ही दिया कि एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा ऑर्बिटल के अंदर, उतना ही वो ऑर्बिटल कहाँ लाई करेगा, न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस होल्ड करेगा, न्यूक्लियस टाइटली होल्ड करेगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अब वी हैव परसेंटेज रिच, एस रिच ऑर्बिटल्स आर शॉर्टर एंड थिकर।
वो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है. शॉर्टर दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ एंड थिकर दैट मीन्स द मोर डेंस दे आर. वाई द मोर डेंस दे आर? बिकॉज उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही क्लोजली लाई करता है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना पास होगा द मोर दे आर थिकर. अब ऑफकोर्स सी बात है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एस कैरेक्टर अगर कम है तो ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? लॉन्ग होंगे और थिनर होंगे. फॉर एग्जाम्पल sp3 की अगर मैं बात करिए, देखो sp3 में क्या है? p कैरेक्टर 75% है और s कितना है? 25%. और p का शेप ही कैसा होता है? इट इज़ डम्बल शेप. अगर वो डम्बल शेप का है तो इसका मतलब क्या है? वो कैसा रहेगा? पतला रहेगा, थिन रहेगा. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच वेरी विद द एस कैरेक्टर. ओके, सो हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से वेरी करती है. तो देखिए, हम जानते ही हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही क्या है? किसी टेंडेंसी ऑफ अ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हो. अब जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा उस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज. जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, उस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब जिसकी तरफ भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जिस भी एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि वो एटम क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. अब देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट. की एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में सोचना है. दैट मीन्स आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो टॉप से जब मैं बॉटम जाती हूँ तो साइज़ क्या होता है? साइज़ इंक्रीज होता है. अब साइज़ इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है बेटा? कि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड लेंथ क्या है? बहुत ही ज़्यादा. तो अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा, इसका मतलब क्या है? कि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा. इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम. तो इसीलिए टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो साइज़ क्या होता है? साइज़ क्या होता है? इंक्रीज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज. अब इसका रिवर्स कहाँ देखने को मिलता है? पीरियड के अंदर. अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? कि जो साइज़ होता है हमारा वो क्या होता है? डिक्रीज. अगर साइज़ क्या होगा? डिक्रीज. इसका मतलब क्या है? कि न्यूक्लियस के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ लाई कर रहा है? पास. छोटा साइज है. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्या है? पास पास है. अगर वो दोनों पास पास है तो उससे क्या होगा? जो आपका एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली ज़्यादा. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियड इंक्रीज होती है और इन द ग्रुप क्या होती है? वो डिक्रीज होती है. अब देखिए, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की, मतलब मॉडिफाइड का मतलब क्या? जिसे हमने अरेंज कर रखा है. अभी हमने ये देख लिया कि टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके आगे लेती हूँ तो जो आपका पहला ग्रुप होता है, जो आपका नाइट्रोजन फैमिली की अगर मैं बात कर दूँ तो फैमिली क्या होती है? नाइट्रोजन. आपने पढ़ रखा होगा, इसका एक निमोनिक होता है, बना आलू गोभी इन तेल, यानी कि बोरोन, नाइट्रोजन. बना मीन्स बोरोन, आलू मीन्स एल्यूमिनियम, गोभी मीन्स गैलियम, इन इंडियम तेल थेलियम. तो यानी कि बोरोन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम. तो अलग अलग एटम है, डाउन द ग्रुप जा रही हूँ, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है. तो ये तो मैंने बात कर ली, चलो ठीक है, इन द डिफरेंट एटम्स. लेकिन अगर मेरे पास एक ही एटम है, सपोज आई हैव अ एटम कॉल्ड एज ए, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है. तो अब एटम ए है लेकिन ए के ऊपर क्या है? चार्ज अलग अलग है. तो मैं कैसे करूँगी? देखो, सिंपल सा लॉजिक है. अगर ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी होना. तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? ऑफ कोर्स यस. तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी आपके पास? ज़्यादा. तो देखो, सबसे पहले कौन आएगा? 2 पॉजिटिव, देन वी हैव 1 पॉजिटिव, देन वी हैव डेल्टा. डेल्टा मीन्स स्मॉल पॉजिटिव. उसके बाद कौन आएगा? न्यूट्रल आएगा. उसके बाद कौन आएगा? नेगेटिव आएगा. क्योंकि देखिए, नेगेटिव का मतलब क्या है? कि पहले ही इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे पास? ज़्यादा. अगर आपके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करोगे? नो. तो इसका मतलब क्या है? जिस भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी? ज़्यादा. यानी कि वो क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है. तो चार्ज का आपका ऑर्डर क्या रहेगा? मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ. मोर एस कैरेक्टर, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देन वी हैव द जंप रूल. जंप रूल मीन्स इफ यू हैव डिफरेंट एटम्स. देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये किसके एटम्स हैं? ये सभी के सभी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं. 2p 1s2 2s2 2p2 होता है इसमें 2p3 होता है, 2p4 होता है और 2p5 होता है. यानी कि सभी के सभी में क्या है? 2p, यानी कि सेकेंड पीरियड के ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं. मैंने बताया था आपको पीरियड में एज वी गो फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, साइज क्या होता है? डिक्रीज. साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज.
तो कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन। और आप जानते भी हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। तो देखिए इनका अगर मैं इंडिविजुअली कंपेयर करूँ तो सबसे मैक्सिमम किसकी हो गई? फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की और देन किसकी? कार्बन की। लेकिन मैं बात करती हूँ अगर मैं कंबाइन कर दूँ एटम को और किसको? हाइब्रिडाइजेशन को, तो फाइनल ऑर्डर मेरे पास क्या रहेगा? फ्लोरीन इन द sp3, देन वी हैव ऑक्सीजन इन द sp2, देन वी हैव नाइट्रोजन इन sp, OsP3, NsP2, कार्बन sp, NsP3, देन कार्बन sp2, देन कार्बन sp3। तो सबसे मैक्सिमम पे कौन है मेरे पास? फ्लोरीन इन sp3, क्योंकि देखिए फ्लोरीन sp2 नहीं बनाता है। रीजन? क्योंकि फ्लोरीन सिंगल ही बॉन्ड में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड में एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए वो क्या बनाता है? sp3 एंड sp2। वो sp नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता। नाइट्रोजन एंड कार्बन बोथ कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, so they can exist in all the 3 forms. Okay, so that will be our final order for the electronegativity. See, now we can compare electronegativity with the bond angle. जैसे मैंने बताया भी था, बॉन्ड एंगल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड एंगल रहेगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल का डायरेक्ट रिलेशन एक्चुअल में होता है बॉन्ड एंगल का, देखिए जो बॉन्ड एंगल है ना वो डायरेक्टली रिलेट करता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ, और परसेंटेज एस कैरेक्टर इन रिटर्न किससे डील करता है? विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपस में कैसे होते हैं? इनडायरेक्टली। देखिए बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, देन वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखिए अभी हमने क्या स्टडी किया? किसी भी सिंगल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, कब वो ज़्यादा होगी, कब वो कम होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस्तेमाल कहाँ होता है? इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम की ज़्यादा होगी। आपने डिफरेंट एटम में स्टडी कर लिया, आपने एक एटम को डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में स्टडी कर लिया, आपने मॉलिक्यूल को डिफरेंट बॉन्ड एंगल में स्टडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मैंने पढ़ाया अभी आपको, उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, यानी कि हाउ कैन आई यूज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन डिफरेंट इफेक्ट्स। तो वी इन द GOC वी हैव इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, hyperconjugation and electromeric. Inductometric is nothing but it is a different branch, we will not study it here. तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी है, दैट इज द परमानेंट इफेक्ट एंड द टेम्परेरी इफेक्ट। सी परमानेंट और टेम्परेरी नाम से समझ में आ रहा है कि परमानेंट इफेक्ट मतलब ये वो इफेक्ट जो परमानेंट रहेंगे, जिनको किसी दूसरी चीज़ की नीड नहीं है, दीज आर नथिंग बट योर परमानेंट इफेक्ट। बट टेम्परेरी इफेक्ट कौन से हैं? ऐसे इफेक्ट जो किसी ग्रुप पे डिपेंड करते हैं, वो ग्रुप है तो ये इफेक्ट है, वो ग्रुप नहीं है तो ये इफेक्ट नहीं है। तो हम आज की क्लास में कवर करेंगे इन चारों टॉपिक्स को एंड देन वी विल रश टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द इंडक्टिव टॉपिक। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है? ऑपरेट टू, पहले हम स्टडी करेंगे इन 4 पॉइंट्स को, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द मीन पार्ट जो हमने यहाँ पर आपके लिए शो करा है टू मेक द स्टडी अ लिटिल फन। ओके, सो वी हैव द 4 पॉइंट्स। The first one indicate that the inductive effect operate to sigma bonds. देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जो आपका होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट करता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा क्या है? अब क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड पे करता है, आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सिग्मा के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब आप जानते हैं रीज़न की सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम उनके इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली मूव नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत मूव करेंगे, और जब थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो जो चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लेने वाले पे और इलेक्ट्रॉन देने वाले पे, वो चार्ज कैसा आएगा? स्मॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल चार्ज। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कंप्लीट नहीं है, बीइंग द सिग्मा बॉन्ड, सो द चार्ज विल बी पार्शियल। नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट एक सिग्मा बॉन्ड के ऊपर लगने वाला इफेक्ट है, तो सिग्मा बॉन्ड के जितना आप दूर जाओगे आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा? उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स द मोर क्लोज यू आर द मोर इंडक्टिव इफेक्ट द ग्रुप विल शो, द मोर डिस्टेंट यू आर द लेस विल बी द इफेक्ट। दैट मीन्स, और देखिए, और डिस्टेंस भी एक पर्टिकुलर है, जो 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर 3rd कार्बन, यानी कि 1st कार्बन तक it is showing the maximum effect, 2nd कार्बन पे it will be something less, 3rd कार्बन पे it is the minimum, और 4th कार्बन के बाद तो ये लगेगा ही नहीं। अब देखिए ये जो मीम है ये क्या कहता है? दिस monkey is showing the inductive effect and he is hugging the one which shows the sigma bond and the pi electrons are just वो पीट करके बैठा, that means he is just feeling sad. Why it is he is sad?
क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ओनली ऑपरेट्स ऑन द सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है. दैट इज वाई द पाई बॉन्ड इज फीलिंग समथिंग लेफ्ट आउट टाइप्स. So he is something left out types. Okay, so that is the diagram. I will show you how this effect works. So this is the molecule CH3, sigma bond CH3. See the mu, what is the mu here? Mu is the symbol used for the dipole moment calculation. Dipole moment क्या होता है? Dipole moment हमें ये बताता है कि किसी बॉन्ड के अंदर कितना पोलैरिटी है. That means the bond is neutral or the bond is ionic. दैट मीन्स देखिए अब दोनों कार्बन क्या है CH3 है, तो अगर दोनों ही कार्बन CH3 हैं तो दोनों का पावर भी क्या है सेम, यानी कि कोई एक एटम ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, कोई एक एटम ऐसा नहीं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर ले. दैट मीन्स दोनों क्या हैं सेम पावर के हैं. तो जब दोनों की ही पावर सेम है तो इलेक्ट्रॉन ना तो क्या इस वाले कार्बन के पास जाएंगे ना ही इस वाले कार्बन के पास जाएंगे, यानी कि ना तो किसी बॉन्ड में किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना किसी पे नेगेटिव आएगा, तो डाइपोल बने नहीं बने, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गई जीरो हो गई. तो इसलिए ये क्या होते हैं नॉन पोलर. वाई? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी पॉजिटिव पोल एंड नॉट अ नेगेटिव पोल. तो अगर मैं इसके ऊपर HCl का अटैक कराती हूँ तो देखिए ये स्ट्रक्चर बनता है CH3 CH2 Cl. अब आप कहेंगे मैम इससे ये कैसे बन गया, तो दैट इज द रिएक्शन पार्ट दैट वी विल स्टडी लेटर. पर अभी आप मान लीजिए कि इससे ये बन चुका है. अब क्लोरीन एटम अगर हम जानते हैं तो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लोरीन कहाँ लाई करता है इन द हैलोजन फैमिली, यानी कि इन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टेबल. अब लेफ्ट टू राइट मूव करते थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी बढ़ती थी, यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है ज़्यादा है. तो अब जो कार्बन CH2 और क्लोरीन के बीच में जो क्या है सिग्मा बॉन्ड है, अब क्या करेगा ये इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा. अब जैसे ही ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब देखिए एक मेरे पास कार्बन है CH2, एक मेरे पास कार्बन क्या है CH3. अब ज़्यादा क्लोरीन किस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा CH2 वालों को या CH3 वालों को? सोचने पर आंसर क्या आता है CH2 वालों को. CH3 वालों को क्यों नहीं? क्योंकि हमने अभी देखिए यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस किया था कि इट इज़ अ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, यानी कि अगर मैं बात करूँ सॉरी इट्स नथिंग बट ओके फाइन हियर वी आर. सो CH2 ये वाला जो CH2 है दैट इज मोर क्लोज टू द क्लोरीन, और ये वाला CH3 क्या है इट इज लिटिल अवे फ्रॉम द क्लोरीन. तो Cl का जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का ज़्यादा किस पे लगेगा CH2 पे. तो इसका मतलब क्या है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ आएगा CH2 पे एज कम्पेयर टू CH3 पे. तो ज़्यादा वैल्यू किसकी है Δ1 की एज कम्पेयर टू Δ2, तो Δ1 इज ग्रेटर देन Δ2. Okay, so types we have two types. Of course we have two types. The first one is your plus I effect, the second one is your negative I effect. You just look at the two groups कि plus I क्यों लग रहा है एक पर minus I क्यों, दोनों में डिफरेंस देखिए then I will explain it. Okay, so the plus I effect show, देखिए plus I का मतलब क्या है, अगर आपके सिग्मा बॉन्ड के साथ एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स द कार्बन एटम. तो देखिए अगर ये जो G ग्रुप है ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन में चार्ज क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है. इस पर भी नेगेटिव आएगा, फिर ये वाला कार्बन से ये वाला कार्बन लेगा, इस वाले कार्बन से इस वाला कार्बन लेगा. लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है डिस्टेंस बेस्ड है, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे Δ1 के पास, देन Δ2 के पास, देन Δ3 के पास. तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव किस पे होगा Δ1, देन Δ2 एंड देन Δ3. तो इलेक्ट्रॉन तो प्लस आई कौन शो करता है ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और माइनस आई कौन शो करता है ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, प्लस आई ग्रुप्स और नेगेटिव आई ग्रुप्स. प्लस आई कौन से द ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सिग्मा बॉन्ड, और माइनस आई विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सिग्मा बॉन्ड. अब देखिए ये कैटेगरी रहती है आपकी प्लस आई की. प्लस आई कौन था अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, प्लस आई वो थे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे. अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी, यानी कि अगर कोई भी स्पीशीज जिस पे क्या है नेगेटिव चार्ज, उसका जो प्लस आई है वो क्या रहेगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल वंस. तो ये न्यूट्रल से आगे कौन आ गए मेरे पास नेगेटिव चार्ज वाले. अब आप कहेंगे मैम इस नेगेटिव चार्ज में सबसे पहले कार्बन क्यों है. कार्बन इसलिए है बेटा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बढ़ती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर. तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ रही है तो
डोनेट करने की पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि कार्बन क्या करेगा, सबसे ज़्यादा डोनेट कर सकता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर सबसे कम है, तो डोनेट करने की क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो फिर हमारे पास कौन आएगा, नाइट्रोजन, फिर हमारे पास कौन आएगा, ऑक्सीजन, एंड देन वी हैव द COO नेगेटिव। आप कहेंगे मैम इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये पहले क्यों आया और ये बाद में क्यों आया? क्योंकि बेटा COO नेगेटिव में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O माइनस होता है। यानी कि जो ये नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है C डबल बॉन्ड O के साथ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है डोनेट करने के लिए तो डोनेट कैसे होंगे? जबकि जो ये नेगेटिव चार्ज है ये अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, तो ये क्या आएगा, इससे पहले आएगा। नेक्स्ट वी हैव T फॉर ट्रीटियम, D फॉर ड्यूटेरियम एंड H फॉर हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे मैम आइसोटोप्स में भी डिफरेंशिएशन होता है? जी बिल्कुल होता है। ट्रीटियम का साइज ड्यूटेरियम से बड़ा है और ड्यूटेरियम का साइज हाइड्रोजन से बड़ा है। अब देखिए जितना बड़े साइज का एटम होगा उससे क्या होगा, जितना बड़े साइज का आपका एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, उतना ही दूर। और अगर वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है तो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है, जो अट्रैक्ट करने की पावर है, वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। एटॉमिक मास बढ़ जाएगा, पावर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो बढ़ जाएगी। अब देखिए थर्ड में जो ट्रेंड है वो क्या है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इन तीनों मॉलिक्यूल में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, H3 और H3। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है सेंट्रल एटम का। ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, सिलिकॉन, ये क्या है, जर्मेनियम। अब देखिए जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों क्या होते हैं, कार्बन फैमिली के होते हैं। तो काली सी गुड़िया सबसे प्यारी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। यू हैव देन यू हैव द लेड एंड सॉरी देन यू हैव द टिन एंड देन यू हैव द लेड। तो हमारे पास 5 एटम हो गए। और जब आप कार्बन से कहाँ मूव करते हो, टुवर्ड्स द जर्मेनियम, तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले वाले ट्रेंड में एक्सप्लेन किया, जितना बड़ा साइज उतना ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, उतना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर ज़्यादा। क्योंकि देखिए बड़ा साइज का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ लाई करता है, न्यूक्लियस से बहुत दूर। अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो उसको डोनेट करना क्या है, आसान, क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, उसकी विसिनिटी में होगा। उस इलेक्ट्रॉन को आप डोनेट नहीं कर सकते। यानी कि जितना बड़ा साइज उतना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है फॉर द डोनेशन, उतना ही क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन अगेन, दिस इज द sp2 कार्बन, दिस इज द sp3 कार्बन। अब देखिए sp3 कार्बन और sp2 कार्बन, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का पावर ज़्यादा किसका होगा? सिंपल सी बात सोचिए, sp3 में, sp2 में क्या है, कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर है, sp2 कितना हुआ, 33%, sp3 में कितना हुआ, 25%। ज़्यादा एस कैरेक्टर यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करेंगे, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास उतना ही डोनेट करना मुश्किल। यानी कि sp3 जिसके पास एस कैरेक्टर क्या है, कम, उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करते हैं, न्यूक्लियस से दूर। और अगर उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करते हैं, न्यूक्लियस से दूर, तो उनको डोनेट करना क्या है, आसान। तो प्लस से ज़्यादा किसका हो गया, sp3 कार्बन का। अब जो ट्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ट्रेंड में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखिए ये सिंपल क्या है, मिथाइल ग्रुप, देन वी हैव CH2Me ग्रुप, देन वी हैव CHMeMe ग्रुप, देन वी हैव CMeMe ग्रुप। यानी कि आप जब यहाँ मिथाइल ग्रुप से ट्राई मिथाइल ग्रुप की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव करके आप क्या ऐड करते जा रहे हो, मिथाइल ग्रुप को ऐड करते जा रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि कार्बन का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो CH3 ग्रुप से, तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे ग्रुप को ऐड कर रहे हो जिसका प्लस आई क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है, 3 इफेक्ट ग्रुप हैं जो क्या लगा रहे हैं, प्लस आई। यहाँ पर कितने ग्रुप हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1, और यहाँ पर तो 1 भी नहीं है। तो जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, प्लस आई का पावर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, आइसोटोप्स, मैंने बता ही दिया था, जितना ज़्यादा मास नंबर रहेगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, उतनी ही ज़्यादा। और जितनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ रहेगी पावर ऑफ डोनेशन क्या रहेगी, ज़्यादा। जितना ज़्यादा पावर डोनेट करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। जितना बड़ा साइज उतना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान, उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट। अब देखिए नेगेटिव आई प्लस आई डोनेट करने का वाला था। नेगेटिव आई कौन सा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, सोचिए आप, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो ग्रुप जिनके पास क्या होता है, पावर होता है। किसका पावर होता है, इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट करने का पावर, यानी कि कोई भी ऐसा एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट एज कंपेयर टू न्यूट्रल के। तो इसलिए देखिए जो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल है वो कहाँ लाई करते हैं पहले, बाद में कौन लाई करते हैं, न्यूट्रल। अब देखिए इसको याद करने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, एक निमोनिक बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, देखिए ना फरमान, ना देखिए ना फरहान ना ऋतिक, ना शाहरुख खान ना हिमेश, ना ओमपुरी सयाना। देखिए ये क्या है, हमने निमोनिक बना रखा है, दैट इज अप टू यू, आपको याद करना है कि नहीं करना। क्योंकि देखिए एक बात तो क्लियर है कि पॉजिटिव वाले तो न्यूट्रल से पहले ही आने वाले हैं। रीजन, क्योंकि पॉजिटिव चीज इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी एज कंपेयर टू न्यूट्रल के। अगला क्या है, देखिए CHO COOH, देन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब देखो CHO में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन कौन से हैं, डबल बॉन्ड वाले। अब डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर होती है ज़्यादा। अब आप कहेंगे मैम क्यों, क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड है। बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद रखने की भी जगह हो। सिंपल सी बात है ना, रखने की भी तो जगह चाहिए आपको। तो इनके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड क्या होता है, दैट इज अनसैचुरेटेड बॉन्ड, यानी कि जिसके पास अभी जगह है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अपने अंदर ऐड कर सकता है बाय कन्वर्टिंग इट्स डबल बॉन्ड इनटू सिंगल बॉन्ड। तो इसलिए क्या होगा, डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप से क्या आएंगे, पहले आएंगे। अब देखिए डबल बॉन्ड पहले आया सिंगल बॉन्ड से, दैट इज ओके। बट अब देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये पहले आएंगे, किससे, ऑक्सीजन फैमिली से। रीजन आप जानते हैं कि हेलोजन फैमिली का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, ऑक्सीजन की फैमिली से। तो इसलिए पहले कौन आएंगे, हेलोजन, फिर कौन आएंगे, ऑक्सीजन। अब देखिए इसको भी याद करने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, निमोनिक। अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी। तो ये आपके पास निमोनिक है, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है, अगर हम डबल बॉन्ड्स के अंदर ही आ जाए तो देखो सबसे पहले कौन आ रखा है आपके पास, एल्काइन आ रखा है। एल्काइन यानी कि एसपी की बात कर रहा है बेटा, ये एसपी मीन्स 50% एस कैरेक्टर। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज़्यादा पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, और उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा फिर आपका माइनस आई इफेक्ट। फिर हमारे पास कौन है, नाइट्रोजन है। फिर हमारे पास कौन, नाइट्रोजन आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन कार्बन के बाद में आया, क्यों, क्योंकि ये कार्बन नॉर्मल कार्बन नहीं है, ये sp कार्बन है। उसके बाद हमारे पास कौन आ गया, बेंजीन। अब देखिए आप कहेंगे मैम ये बेंजीन लास्ट में क्यों आया है, क्योंकि देखिए बेंजीन क्या होता है, एक बहुत ही स्टेबल सी चीज़ है। और जो चीज़ स्टेबल होती है ना, वो ना अपना इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखती है ना इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास रखती है। आप जानते हैं कि बेंजीन एक स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है, इसीलिए बेंजीन कहाँ आता है, लास्ट में आता है। अगेन एल्कीन का भी सेम रीज़न है कि वो क्या होता है, आपका स्टेबल कंपाउंड होता है। उसके पास खुद के पास देखिए जो डबल बॉन्ड्स वाली स्पीशीज होती है ना, तो आप कहेंगे मैम डबल बॉन्ड तो यहाँ पर भी था, फिर ये पहले क्यों आए, और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है लेकिन ये बाद में आए। तो बेटा रीज़न क्या है उस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। अब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा होता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है अपनी तरफ, और कार्बन को कैसा रखता है, भिखारी की तरह रखता है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो कार्बन क्या करता है फिर, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो बाहर से लेना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप बेंजीन और एल्कीन की बात करें तो वहाँ पर तो कार्बन और कार्बन ही है, तो उनमें से तो कोई भी दोनों में से एटम ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो, तो उनके पास इनफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसीलिए वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या समझते हैं, गलत समझते हैं। तो इसीलिए वो कहाँ लाई करते हैं, आपके ट्रेंड में सबसे लास्ट में। तो देखो अगर मैं इस ट्रेंड को, अगर आपको निमोनिक भी याद ना हो तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले आएगी पॉजिटिव स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, फिर आएंगे नाइट्रोजन सल्फर एटम्स, ठीक है, जो उसको अट्रैक्ट करते हैं, फिर आएंगे हमारे पास डबल बॉन्ड, कौन से वाले, कार्बोनिल ग्रुप्स, फिर आएगी हाइड्रोजन फैमिली, देन ऑक्सीजन फैमिली, और फिर हमारे पास कौन आएंगे, आपके डबल बॉन्ड्स। अब ये देखिए एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे NR3 और NH3 में, सिंपल सी बात है, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, R का और H का। अब देखो हम क्योंकि जानते हैं कि जो R है, अब R देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन की चेन्स है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, तो यहाँ का बॉन्ड एंगल और यहाँ का बॉन्ड एंगल देखो, ऑफ कोर्स ये बात है θ1 का जो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। अब आप कहेंगे मैम क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी कार्बन की चेन और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन की चेन, दोनों साइड में क्या है, कार्बन। अब कार्बन क्या होता है, बड़े साइज का आइटम एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन क्या होता है, स्मॉल साइज का आइटम। अब यहाँ पर दोनों साइड कार्बन है, अब देखिए दोनों साइड अगर कार्बन है तो कार्बन कार्बन में क्या होगी, रिपल्शन, रिपल्शन होगी तो क्या होगा, वो दूर दूर लाई करेंगे, और अगर वो दूर दूर लाई करेंगे तो उनके बीच का बॉन्ड एंगल वो क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। तो दोनों साइड वाले एटम कार्बन होने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, रिपल्सन की वजह से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक छोटा एटम है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन छोटा एटम है तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, कम रहेगा। सेम आपका इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या मिलेगा, सेम रीज़न देखने को मिलेगा। अब हमारे पास क्या है, देखिए NO2 CN और CHO। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, अगेन sp2, यहाँ पर क्या है sp, ये क्या है अगेन sp2। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की। अब आप कहोगे मैम नाइट्रोजन की तो कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ऑफकोर्स नाइट्रोजन की पावर जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वो तो आगे आ गया, समझ में आ गया। लेकिन मैम ये दोनों तो कार्बन थे, अब कार्बन में भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया, कैसे किया, देखो बेटा ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। अब C और N में कौन सा बॉन्ड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, साइनाइड ग्रुप होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, sp ग्रुप। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यानी कि sp2। आप जानते हैं अगेन sp मीन्स मोर एस करेक्टर, मोर एस करेक्टर मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। तो ये क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। अब देखो ये भी एल्डिहाइड और ये क्या है आपके पास एसिड है। अब कहोगे मैम चलो ये समझ में आ गया, लेकिन ये तो दोनों ही sp2 हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये पहले क्यों आया, देखो बेटा ये पहले इसलिए आया क्योंकि ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहा है, कार्बन को भिखारी बना रहा है, कार्बन बाहर से ले लेगा। अब यहाँ पर भी तो कार्बन बाहर से ले लेगा, लेकिन ये पहले क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप सब कुछ बदल रहा है। कैसे, OH के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो वो किसको दे रहा है, कार्बन को दे रहा है। अब सिंपल सी चीज़ है, कोई एक इंसान है, एक इंसान को किसी सामान की ज़रूरत है, तो एक इंसान है एल्डिहाइड और एक इंसान है एसिड। अब एल्डिहाइड को वो जो चीज़ चाहिए वो उसके पास घर में से नहीं मिल रही, तो वो क्या करेगा, बाहर से मांगेगा। लेकिन जो ये वाला कार्बन है एसिड का, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन वो कहाँ से मिल रहे हैं, इसको इसके घर से ही मिल रहे हैं। अगर उसको वो इलेक्ट्रॉन उसके घर से ही मिल रहे हैं तो वो क्या बाहर से लेगा, नहीं लेगा। और अगर वो बाहर से नहीं लेगा तो उसका -I इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उसके पास इंटरनली ऑलरेडी एक ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ओके, तो दैट इज वाई एल्डिहाइड हैज मोर I नेगेटिव इफेक्ट एज कम्पेयर टू एसिड्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यू हैव एल्काइन ग्रुप, यू हैव अमाइन ग्रुप एंड यू हैव द कार्बन sp2 ग्रुप। सबसे पहले कौन आएगा, कार्बन sp, क्योंकि 50% क्या है, एस करेक्टर है। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर sp3 है, यहाँ पर sp2 है, परसेंटेज एस करेक्टर से जाऊँ तो पहले कौन आना चाहिए, कार्बन sp2, लेकिन आपने तो पहले लिख रखा कार्बन नाइट्रोजन sp3। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन आपको कहाँ देखनी है, बाद में। पहले आपको क्या देखना है, एटम। पहले आप देखेंगे एटम एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड विद द हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन कौन सी, जब sp, देखिए अगर sp है तो वो तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे ही आएगी। sp3 और sp2 अगर आपको कंपेयर करना है तो आप पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे, अपने एटम को करेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो क्या आएगा, पहले आएगा, तो इसीलिए पहले कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस, आई विल सॉल्व द 2 क्वेश्चंस, रेस्ट यू विल सॉल्व, दैट विल बी योर होमवर्क। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। ओके, इंडक्टिव इज परमानेंट, मैंने आपको जो कैटेगरी पढ़ाई थी उसमें इंडक्टिव कहाँ लाई करता है, इन द परमानेंट सेक्शन। ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट, लेकिन रीजन क्या है इसका, इट अराइजेज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से होता है बेटा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। इसका मतलब रीजन क्या है, गलत। तो आंसर कौन सा सही होगा, सी, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। मैंने बताया था आपको, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जितना दूर जाएंगे इफेक्ट उतना क्या होता रहेगा, इफेक्ट उतना कम होता रहेगा। लेकिन देखिए रीजन क्या है, द पोलराइजेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड वीकन्स बियॉन्ड थर्ड कप, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तीसरे कार्बन के बाद तो इफेक्ट क्या होता जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इंडक्टिव भी, अब देखिए थर्ड कार्बन के बाद वो इफेक्ट खत्म होता है। यही तो रीजन है कि इंडक्टिव क्या है, एक डिस्टेंस बेस्ड इफेक्ट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, ए क्या कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। असर्शन भी ठीक है कि हाँ डिस्टेंस की वजह से वो कम रहता है, और रीजन भी ठीक है क्योंकि वो थर्ड कार्बन के बाद गायब हो जाता है। इसका मतलब मेरे पास असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, तो आंसर विल बी ए। नाउ यू कैन डू ऑल दिस क्वेश्चंस बाय योर ओन, and if you face any problem you can contact to me, we will conduct a separate video for these questions. Okay, so next up we have the next topic which is the resonance. So we have done the inductive effect and we are jumping towards the resonance and delocalization. तो देखिए these are the questions, you will
go through these questions once, and if you face any problem just can contact to me. Okay, so we are starting the topic which is nothing but resonance. See, what is resonance? रेजोनेंस क्या होता है बेटा कि अभी इंडक्टिव में आपने क्या पढ़ा, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस क्या हो जाएगा बेटा, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. कैसे, देखिए डेफिनेशन देखिए, पहला क्या लिखा है मैंने, अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिटरमाइन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल. यानी कि अब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. सो वी नीड मोर देन वन सच लुईस स्ट्रक्चर्स. तो हमको क्या होती है, हमको उसी की तरह और स्ट्रक्चर्स की नीड होती है. देयर आर दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स और इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स. रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर. देखिए अब जो मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स बताए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सपोज कीजिए कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे आपको एक, सपोज ये एग्जाम्पल छोड़िए, आप एक एग्जाम्पल सोचिए कि सपोज कीजिए आपको, मुझे एक बॉटल है आपके पास, जैसे सपोज करते हैं मेरे पास एक ये बॉटल है, आई एम यूजिंग दिस बॉटल, और अगर आपको मुझे ये बॉटल एक्सप्लेन करनी हो तो मैं ये बॉटल आपको कैसे एक्सप्लेन करूँगी, मैं कहूँगी ये बॉटल रिजेंबल करती है एक सिल्वर कलर के कैप के साथ, पहली चीज़. दूसरा, इस बॉटल का जो बॉडी है वो ग्लास का बना हुआ है विच इज़ ट्रांसपेरेंट इन नेचर. तो अब मैंने आपको 2 बातें बताई, पहला सिल्वर कैप, दूसरा ट्रांसपेरेंट ग्लास. यानी कि जो ये बॉटल है इसमें 2 फीचर हैं, पहला इसका कैप जो है वो सिल्वर कलर का है, दूसरा जो इसकी बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास की है. अब इस एक ही बॉटल के 2 फीचर्स हैं, क्या मैं एक ही फीचर से आपको ये बॉटल एक्सप्लेन कर सकती हूँ? क्या मैं सिर्फ आपको ये बताती कि मेरी बॉटल का ढक्कन सिल्वर कलर का है तो क्या आप मेरी बॉटल ढूंढ सकते थे? नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो क्या है, वो एक आधी इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, और अगर मैं आपको सिर्फ ये बोल दूँ कि जो मेरी बॉटल है ना दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास एंड द ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, तो आपके पास तो हिंदुस्तान में बहुत सारी बॉटल्स हैं जिनका ग्लास ट्रांसपेरेंट है, तो क्या आप सिर्फ एक पहली प्रॉपर्टी से मेरी बॉटल ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते. यानी कि जब आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं और एक ही प्रॉपर्टी उस चीज़ को पूरे तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रही, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको 3 से 4 प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती हैं, तब जाके क्या होता है, एक चीज़ क्या होती है, डिटरमाइन होती है. तो रेजोनेंस भी वही चीज़ है. जब आप एक स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को जब आप एक स्ट्रक्चर को, टू बी प्रिसाइज, एक स्ट्रक्चर को जब आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, जब आप किसी सिंगल लुईस स्ट्रक्चर की हेल्प से सारी प्रॉपर्टी किसी मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन ना कर पाओ, और आपको क्या अगर लगे, आपको प्रॉपर्टी, जब आपको मान लो एक मॉलिक्यूल है, फिनॉल है मेरे पास एक मॉलिक्यूल, और मुझे फिनॉल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है, लेकिन मैं फिनॉल की प्रॉपर्टी को सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिनॉल के और भी स्ट्रक्चर्स क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे. तो जब आप किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना कर पाओ, तो वहाँ पर किस चीज़ का जन्म होता है, रेजोनेंस का. यानी कि रेजोनेंस क्या होती है, रेजोनेंस इज द फिनोमिना वेयर अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन मोर देन 2 or 3 स्ट्रक्चर्स. जब एक मॉलिक्यूल 2 या 3 स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता हो, और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं. और ये सभी स्ट्रक्चर्स क्या कैरी करते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस. यानी कि अगर मुझे फिनॉल को एक्सप्लेन करना है तो मुझे उसके 5 स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. यानी कि 5 स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, कलेक्टिवली फिनॉल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं. और जब आप किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं. फाइन, तो उन सभी प्रॉपर्टीज़ के अंदर से एक जो स्ट्रक्चर, मैंने आपको बोला कि फिनॉल में 5 स्ट्रक्चर हैं. फाइन, तो उन 5 स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, फिनॉल की टोटल 10 प्रॉपर्टी है. फाइन, और मेरे पास स्ट्रक्चर कितने हैं, 5 हैं. अब उन 5 में से एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो उन 10 प्रॉपर्टीज़ में से 5 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है, और बाकी के 4 क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द 5 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं. यानी कि आई हैव 5 स्ट्रक्चर्स विच एक्सप्लेन द 10 प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल मॉलिक्यूल. लेकिन उनमें से एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो स्ट्रक्चर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और उसको मैं क्या बोलती हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलती हूँ. यानी कि ऑल द
पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उनमें से एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो क्या कर रहा है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। तो देखिए अब आती है बात, जो स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रही थी उनको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो देखिए उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें से पहला क्या है, एटम कैन नॉट मूव इन रेजोनेंस। जब आप किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यू कैन नॉट मूव एन एटम फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। आप एक एटम को मूव कभी भी नहीं करेंगे, आप मूव क्या करेंगे, आप मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, ओनली पाई बॉन्ड मूवमेंट। ऑफकोर्स सी बात है, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो दो न्यूक्लियस के बीच में इस तरीके से अवेलेबल होते हैं, यानी कि एंड ऑन ओवरलैपिंग में अवेलेबल होते हैं, और एंड ऑन ओवरलैपिंग के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कभी भी मूव नहीं कर सकते। जबकि जो पाई बॉन्ड होता है, देखिए पाई बॉन्ड क्या होती है, साइड वाइज, जैसे कि ये एक पी ऑर्बिटल है और ये क्या है, एक दूसरी पी ऑर्बिटल है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं दोनों ऑर्बिटल्स आपस में, फाइन। तो जो पाई बॉन्ड होता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे कैन मूव। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जब आप मूव करा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पाई बॉन्ड आप मूव करा रहे हैं, जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं दैट हैज़ टू बी प्लेनर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, देखिए मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है। अब अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर ये चार कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, अगर इन चारों कॉर्नर पे मैं क्या जनरेट करती हूँ, चार पाई ऑर्बिटल। सपोज करिए ये एक पी ऑर्बिटल है, दिस इज अनदर पी ऑर्बिटल, अनदर पी ऑर्बिटल, अनदर पी ऑर्बिटल। तो जो चारों पी ऑर्बिटल्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे आपस में। जब ये वाला पी ऑर्बिटल इस वाले के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसके साथ और इसके साथ करेगा, लेकिन ये चारों के चारों आपस में क्या होना चाहिए, इन द सेम पर्टिकुलर प्लेन। अब सपोज करो ये वाला पी ऑर्बिटल इस प्लेन में है और अगर ये वाला कैसा है, इस प्लेन में। फॉर एग्जाम्पल कि देखिए मैं आपको दो पेंसिल से समझाती हूँ। सी दिस इज योर वन ऑफ द पी ऑर्बिटल एंड दैट इज योर वन ऑफ द पी ऑर्बिटल। अब ये पी ऑर्बिटल कैसा है, परपेंडिकुलर, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो दोनों कैसे हैं, ऑर्थोगोनल, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो क्या ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पाएंगे, डिलोकलाइज कर पाएंगे, नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना है तो दोनों को क्या होना चाहिए, इन द सेम पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसीलिए आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है कि द पाई बॉन्ड्स मस्ट बी प्लेनर इन नेचर। अगला क्या है, टोटल नेट चार्ज। अब आप इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ मेन टास्क। जो आप इलेक्ट्रॉन को मूव करने के बाद स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। अगर एक स्ट्रक्चर के ऊपर नेट चार्ज कितना बन रहा है, -1, तो जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपने करी तो उसके बाद भी कितना बनना चाहिए, -1 ही बनना चाहिए। और लास्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। देखिए एटम विल नॉट मूव, पाई ऑर्बिटल्स विल बी प्लेनर, टोटल नेट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये चार कंडीशंस फॉलो करनी है आपको व्हाइल ड्राइंग द स्ट्रक्चर्स। अब एक सिंपल मॉलिक्यूल है ओजोन मेरे पास, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड। अगर मैं इस पाई बॉन्ड की मूवमेंट इस तरफ कर देती हूँ, अगर 1 और 2 का मूवमेंट कहाँ हो जाए, 2 और 3 के बीच में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए बी बन जाएगा। अब बी में क्या है, अब देखिए एटम आपने कोई मूव किया नहीं, मैंने कोई एटम मूव नहीं किया, मतलब रूल नंबर 1 फॉलो हो गया। सेकंड क्या था, पी ऑर्बिटल्स क्या है, प्लेनर है, तीनों के ही जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, प्लेनर है, रूल नंबर 2 फॉलोड। रूल नंबर 3 क्या था, नेट चार्ज विल बी कांस्टेंट। अब देखिए इस पे पॉजिटिव का 1 है, नेगेटिव का 1 है, नेट चार्ज कितना है, 0। इसमें देखो पॉजिटिव का 1 है, नेगेटिव का 1 है, नेट चार्ज विल बी नथिंग बट 0। तो दोनों पे ही नेट चार्ज क्या है, 0, यानी कि सेम है। अगर मैं थर्ड रूल की बात करूँ, थर्ड रूल क्या कहता था, इलेक्ट्रॉन पेयर विल रिमेन कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक, पॉजिटिव नेगेटिव का एक पेयर, यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का एक पेयर। तो दोनों आपस में क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखिए पप्पू बॉक्स क्या कहता है, देखिए पप्पू बॉक्स क्या कहता है, पहला क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि रेजोनेंस क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, इसको बनाया गया है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऐसा हाइपोथेटिकली सोचा गया है। नेक्स्ट क्या है, इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही मूवमेंट है तो इट इज इंट्रामोलिकुलर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स सी बात है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो हम करवा रहे हैं तो दैट इज ऑफ कोर्स इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। रेजोनेटिंग हाइब्रिड इज रियल। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाऊं तो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ क्या है, 1 और 2 में डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है 2 और 3 में डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में भी एग्जिस्ट करता है और 2 और 3 के बीच में भी। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, ये ऑरेंज वाला। कैसे
कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 1 से लेके 2 और 2 से लेके 3 के बीच में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि 1A और B के बीच में कौन लाई करता है, आपका ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये क्या है, आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होती है, रियल फॉर्म होती है। एटम कैन नॉट मूव, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन आपको कर दी है। इसके बाद देखिए, अब मुझे बात आती है कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन में 4 स्ट्रक्चर दे दिए और मैंने आपको बोला कि आउट ऑफ दीज 4 स्ट्रक्चर्स विच इज़ द मोस्ट स्टेबल वन, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं उनमें सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर किसका होगा। तो देखिए हमारे पास टोटल आई गेस 3 से 4 5 हमारे पास, देखिए 5 हमारे पास रूल्स हैं विच कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले न्यूट्रल जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज मोर स्टेबल देन द चार्ज वन। जिससे हमारे पास एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। फर्स्ट में कोई चार्ज है नहीं है, सेकंड में चार्ज है, हाँ नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो अगर कोई 2 स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं जिसमें एक न्यूट्रल है और एक चार्ज है, तो न्यूट्रल विल बी मोर स्टेबल देन द चार्ज वन, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है कोई भी चीज़ न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाहती है, बिकॉज न्यूट्रलिटी लीड्स टू स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी में क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड दैट इज विल बी मोर स्टेबल। अब देखिए इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड है क्योंकि ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कितने बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड, यानी कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2। तो यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 2। और इस केस में क्या देखा था, तो पहला क्राइटेरिया क्या है, न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड मैक्सिमम होने चाहिए। तीसरा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज मीन्स जो चार्ज जिस एटम पे आ रहा है क्या वो स्टेबल है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था चैप्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने क्या ऑब्जर्व किया था, व्हेन वी गो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंड्स टू इंक्रीज। दैट मीन्स द एलिमेंट्स विच लाई ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो एक्सट्रीम राइट पे लाई करते हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहता है, ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड भी लिखा हुआ है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन। मैक्सिमम किसका है बेटा, फ्लोरीन का है। दैट मीन्स फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ही क्या होगा, स्टेबल। तो अगर आपको 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसमें, जैसे कि ये एग्जांपल ही ले लेते हैं यहाँ पर, देखो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये क्या है आपका सेकंड स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन एटम पे है। सेकंड में कहाँ है बेटा नेगेटिव चार्ज, दैट इज ऑन द कार्बन एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन ऑफ कोर्स। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो आपको ये देखना है कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर जिस एटम पे पॉजिटिव आ रहा है और जिस एटम पे नेगेटिव आ रहा है क्या वो उस एटम पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सिंपल रूल है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल कैरी द नेगेटिव चार्ज, द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पॉजिटिव चार्ज। दैट विल बी रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, चार्ज सेपरेशन इन स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज सेपरेशन जो होता है, क्योंकि इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, चार्ज सेपरेशन जो होता है वो क्या करता है, देखिए जैसे स्ट्रक्चर नंबर 1 एग्जाम्पल से समझते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3। देखिए दूर दूर तो कम स्टेबल, पास पास तो ज़्यादा स्टेबल। देखिए इफ़ यू हैव अ चार्ज सेपरेशन, इस स्ट्रक्चर में देखिए नंबर 1 में कोई चार्ज दिख रहा है, देयर इज नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, न्यूट्रल है, तो ऑफ कोर्स सी बात है सबसे पहले न्यूट्रल ही आएगा, तो फर्स्ट तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। रूल नंबर 1 क्या कहता है, न्यूट्रल्स आर मोर स्टेबल देन द चार्ज्ड वंस, क्योंकि फर्स्ट सेकंड पे भी चार्ज है और थर्ड पे भी चार्ज है। अब अगर मैं फर्स्ट रूल में जाऊँ, फर्स्ट रूल क्या कहता था, न्यूट्रल विल बी मोर स्टेबल देन द चार्ज वन, तो ठीक है मैंने नंबर 1 को हाई स्टेबिलिटी दे दी। सेकंड रूल क्या बोलता था बेटा, काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, द मोर पाई बॉन्ड द मोर स्टेबिलिटी, द लेस पाई बॉन्ड द लेस स्टेबिलिटी। कितने पाई बॉन्ड है, 1। कितने पाई बॉन्ड है, 1। दैट मीन्स पाई बॉन्ड के क्राइटेरिया से मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकती। थर्ड क्या था, चार्ज। देखो चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन एटम। चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन एटम, यानी कि सेम चार्ज है, तो मैं थर्ड रूल से भी इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती। तो मेरे पास कौन सा रूल आएगा, नंबर 4। नंबर 4 क्या कहता है, चार्ज सेपरेशन चेक करो। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कितना डिस्टेंस है, 1 बॉन्ड का। यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है बेटा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। वो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कार्बन पे पॉजिटिव था, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव कितने पास हैं, नंबर 1 बॉन्ड, नंबर 2 बॉन्ड, नंबर 3 बॉन्ड। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कितना बॉन्ड है, 1। यहाँ कितने हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड्स हैं देखिए इनके बीच में। तो चार्ज सेपरेशन जितना कम होगा, यानी कि जितना चार्ज सेपरेशन कम, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जितना क्लोज, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। दैट विल बी योर रूल नंबर 4।
रूल नंबर 5, द लास्ट रूल सजेस्ट दैट लाइट चार्जेस ऑन एडजेसेंट पोजीशन आर लीस्ट स्टेबल। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का जो सेपरेशन है वो पास पास होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव जितने दूर होंगे स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। पॉजिटिव नेगेटिव को कहाँ होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। लेकिन जो लाइक चार्जेस, लाइक मीन्स द सेम चार्जेस। अब ऑफ कोर्स सी बात है, आप जानते हैं कि सेम टाइप ऑफ चार्जेस क्या पास पास कभी भी रहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। दो, जैसे आप जानते हैं साउथ पोल को क्या करता है, रिपेल। पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल। और रिपेल का मतलब क्या है, अनस्टेबिलिटी। तो पॉजिटिव चार्ज दूर दूर होने चाहिए, नेगेटिव चार्ज क्या होने चाहिए, दूर दूर। लेकिन अपोजिट चार्ज क्या होने चाहिए, पास पास। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। वी हैव थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ वन कंपाउंड। कंपाउंड तो देखो तीनों में एक ही है, स्ट्रक्चर्स दोनों में क्या है, डिफरेंट है। देखो पहला न्यूट्रल है तो ऑफ कोर्स सबसे कौन आएगा, सबसे पहला कौन होगा, नंबर 1 स्टेबल होगा। अब इन दोनों में देखो दोनों न्यूट्रल है, नहीं है, दोनों चार्ज है। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। रूल नंबर 3 देखिए, टू रूल नंबर देखिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है, 1। कितने पाई बॉन्ड है, 1, यानी कि 1 पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग भी दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। रूल नंबर 3 चार्ज देखिए, चार्ज कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, यानी कि चार्ज भी दोनों में क्या है, सेम। तो रूल नंबर 3 भी नहीं लग सकता। रूल नंबर 4 क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर दूर है तो अनस्टेबल, पास पास है तो स्टेबल। पास पास है, 1 बॉन्ड का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, 1 बॉन्ड का डिस्टेंस, यानी कि रूल नंबर 4 से भी मैं डिसाइड नहीं कर सकती। तो अब डिसाइड कैसे करूँ, आई विल डिसाइड विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 5, जो क्या कहता है कि सेम चार्ज क्या होने चाहिए, दूर दूर। अब देखो यहाँ तो कोई चार्ज है नहीं, तो चार्ज कहाँ है, पॉजिटिव के साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा, ये है पॉजिटिव और ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम चार्ज हुए, नहीं हुए, पास पास है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एंड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एंड देयर इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आप जानते हैं नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। तो सेम टाइप के चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी सबसे पहले किसकी आएगी, नंबर 1, देन नंबर 2 एंड देन नंबर 3। सो दीज आर द क्वेश्चंस, यू कैन प्रैक्टिस देम बाय योर ओन। ओके, सो नेक्स्ट that will be your homework. These are the previous year questions, you can attempt them. If you find any problem, you can contact to me. So the next topic is calculation of number of resonating structures. That means now you know what is resonance, now you know how to draw resonating structures. The next topic is how to calculate. You have a molecule, suppose you have a phenol molecule, you are drawing its resonating structures. Now the question is how many structures are there, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं किसी कंपाउंड के। आप जानते हैं जेई लेवल के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड रहता है कि किसी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। देखिए दीज आर द क्वेश्चंस, द कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के वही 4-5 रूल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए, आप वो 5 रूल लगाएं इसके ऊपर एंड दिस क्वेश्चन विल गेट इजीली सॉल्व्ड। Okay, so we'll move forward towards the content area which is here. Okay, so another definition of the resonance, delocalization क्या होता है बेटा, localization का मतलब क्या होता है, locality। आपसे कोई पूछता है आप कहाँ रहते हैं, तो आप बोलते हैं I live there, so that is your locality। आपका घर वहाँ है, घर वहाँ है मतलब आपका घर वहाँ है, आपकी पोजीशन फिक्स है। तो लोकलाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की पोजीशन को फिक्स कर देना। बट द वर्ड डी इज हेयर एडेड, डी लोकलाइजेशन, दैट मीन्स पोजीशन फिक्स नहीं है, दैट मीन्स द थिंग इज मूविंग एंड द थिंग हेयर इज द इलेक्ट्रॉन्स, पी नहीं पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में होते हैं, ठीक है ना। तो रेजोनेंस में हमने क्या देखा था, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना, ठीक है ना। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन यू हैव प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, कैसे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। आप कहेंगे मैम ये पी 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 क्या होता है, पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल। वैसे यहाँ पर पैरेलल वर्ड नहीं आना चाहिए, टू बी प्रिसाइज यहाँ पर आना चाहिए अल्टरनेट, क्योंकि कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, यू हैव अ डबल बॉन्ड, यू हैव अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, दैट मीन्स डबल बॉन्ड्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अल्टरनेट में। तो अगर आपके पास पहली कंडीशन डबल बॉन्ड है, कैसे, अल्टरनेशन में, यानी कि कंजुगेशन के अंदर। दूसरी चीज, सारे डबल बॉन्ड कैसे हैं, प्लेनर, स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर, पाई बॉन्ड उसके अंदर हैं। थर्ड कंडीशन क्या रह जाएगी, डीलोकलाइजेशन। तो अगर आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज है मॉलिक्यूल के अंदर ड्यू टू कॉन्जुगेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
रेजोनेंस बोलते हैं। तो कॉन्जुगेशन मैंने बता ही दिया आपको। देखिए आ गया ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, यू हैव अ डबल बॉन्ड followed by the single bond followed by the double bond. So you have the double bonds which are separated by a single bond. See this molecule CH2 double bond CH separated by single bond, another moiety is there CH double bond CH2. So if I draw the resonating structure, this pi electron will move toward this CH2 group and accompanying by the movement of this pi bond towards the CH group. तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करे हैं तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, इट विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये जिस CH कार्बन से आए तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो दैट कार्बन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा आपके पास, अगेन पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा आप कुछ बना सकते हैं नहीं, यानी कि ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल हो गए, 2। तो कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, 2। अगेन आपके पास अगला एग्जांपल जो है इसमें भी क्या होगा, सेम टाइप का मूवमेंट है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। क्या इसके अलावा आप कुछ बना सकते हैं, नहीं। तो कितने स्ट्रक्चर्स हो गए इसके, 2। अब ये क्या है, देखिए अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH फॉलोड बाय द ग्रुप विच इज BH2। अब देखिए BH2 में क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बाद देखिए यहाँ पर जो मूवमेंट है, मूवमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए डबल सिंगल डबल हो गया ना, डिलोकलाइजेशन, डबल सिंगल डबल हो गया। सेकंड टाइप की क्या होती है, यू हैव अ डबल बॉन्ड देन यू हैव अ सिंगल बॉन्ड। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है, फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऐसी स्पीशीज प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है। अब यू हैव अ BH2 ग्रुप, यू नो दैट B इज नथिंग बट बोरोन। अब देखिए BH2 का मतलब क्या है, बोरोन हैज 3 bonds, 2 with the hydrogen atom and 1 with the carbon atom. 3 bonds contain 6 electrons, and how many electrons are there to get stable? You have 8 electrons in the outermost orbital, but now you have 6 electrons only, which suggests that the boron is electron deficient here. That means boron has the tendency to accept electrons, so boron will accept the electrons of the pi bond which is present on the alternate position. तो जो ये डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा टुवर्ड्स द बोरोन एटम। अब क्या होगा, बोरोन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो बोरोन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, so it will carry a negative charge sign. So this will carry a negative, this will carry a positive, they will have a double bond here, and this CH2, because this CH2 is donating its electron, it will carry a positive charge. So that's how the electron are moving. So आपके पास पाई बॉन्ड के अल्टरनेट में क्या होना चाहिए, either a pi bond, either a species which can accept electron, that means either a electron deficient species. अब देखिए पाई बॉन्ड वाला केस हो गया, लोन पेयर वाला केस, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला केस हो गया। थर्ड केस कौन सा हमारे पास है, लोन पेयर वाला केस, यानी कि यू हैव अ स्पीशीज जिसके पास क्या है, लोन पेयर। अब आप कहोगे कि मैम लोन पेयर है तो डायरेक्शन चेंज कैसे हो गई। अब देखिए जब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, जो NH2 ग्रुप है उसके पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब आपके पास पाई बॉन्ड के अल्टरनेट में ऐसी स्पीशीज प्रेजेंट हो जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो आप उसके इलेक्ट्रॉन को उसके तरफ भेज नहीं सकते। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। हाउ, दिस NH2 विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नॉन बॉन्डिंग। अब देखिए इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से मूव कर सकते थे, या तो ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते थे या फिर नॉन बॉन्डिंग। अब डिपेंड कैसे, अब कौन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से मूव करेंगे, पाई वाले या नॉन बॉन्डिंग वाले। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, आप खुद सोचिए, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन पाई बॉन्डिंग, और दूसरी तरफ कौन से हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट अवेलेबल बट फॉर बॉन्डिंग। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है आपके पास जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, जो फ्रीली अवेलेबल है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है आपके पास जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दैट मीन्स द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कंस्ट्रिक्टेड बिटवीन द 2 एटम्स, रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन द 2 एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से मूव करेंगे, जो फ्री अवेलेबल है, दैट मीन्स द लोन पेयर 1। तो मूवमेंट किसकी होगी, लोन पेयर की होगी टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड। तो देखिए नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट करे अपने किसको, इस वाले कार्बन को। नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मूवमेंट कहाँ हुई है, CH पे। CH पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो CH नेगेटिव, NH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मूवमेंट लास्टली किसकी तरफ हुई है, CH2 पे, तो CH2 पे क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। थर्ड हमारे पास कैटेगरी क्या है, देखिए पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अल्टरनेशन विद अ फ्री रेडिकल। अब देखिए फ्री रेडिकल वाला केस और पहला केस कौन सा था, लोन पेयर, दोनों में डिफरेंस क्या है,
free radical represent the availability of a single electron, while the non-bonding electron is a pair, that is a electron pair, that means the electrons are moving in the pair. तो देखिए इस वाले एरो के अंदर मैं देखूं तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर रहे थे तो मैंने इसको प्रॉपर एक एरो से डिनोट करा था, लेकिन अगर आप फ्री रेडिकल वाला केस देखें तो जो CH2 और CH के बीच का डबल बॉन्ड है इसको मैंने एक दूसरे टाइप के एरो से दिखाया यहाँ, जिसका नाम क्या है, फिश हुक एरो, या फिर क्या बोलते हैं इसको, फिश कट एरो। फिश कट एरो क्या होता है, देखा बेटा ये एरो ही मैंने हाफ ड्रॉ किया है। हाफ का मतलब क्या है, आधा, यानी कि जो पूरा एरो होता है दैट रिप्रेजेंट द प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन हाफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, द ट्रांसफर ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये CH2 और CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की तरफ मूव करने की बजाय क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड के, ये क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है CH की तरफ और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, CH2 की तरफ। यानी कि जो ये बॉन्ड है वो कैसे टूट रहा है, होमोलिटिकली। होमोलिटिकली का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड का इस तरीके से टूटना कि जो दो एटम के पास इलेक्ट्रॉन जाए वो कैसे जाए, इक्वल जाए। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या कर जाएंगे, कंबाइन, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और फ्री रेडिकल कहाँ पहुंच जाएगा, CH2 पे। तो बेसिकली हुआ क्या, इस CH2 कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो फ्री रेडिकल था वो डीलोकलाइज होकर कहाँ पहुंच गया, मतलब राइट वाले CH2 से कहाँ पहुंच गया, टुवर्ड्स द लेफ्ट वन, यानी कि लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कहाँ पहुंच गया, टुवर्ड्स द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसको ही आप क्या बोलते हो, डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट। तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, हाउ द कंजुगेशन इज परफॉर्मिंग। तो कंजुगेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड के साथ में या तो पाई बॉन्ड होना चाहिए, फर्स्ट केस। सेकंड केस कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आइटम होनी चाहिए। थर्ड केस लोन पर होना चाहिए। फोर्थ केस फ्री रेडिकल होना चाहिए। So now these are the questions you can perform by your own. Next up we have the mesomeric effect. What is the mesomeric effect? See, mesomeric effect is a localized or delocalized lone pair. It is a extended and cross conjugation effect, equivalent and non equivalent resonance. तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी किसके लिए, to understand the concept of the mesomeric effect. So देखिए अब ये हमारे पास क्या है, देखिए अगर हमने स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग ड्रॉ करे किसके, फिनॉल के, बेंजल्डिहाइड के, नाइट्रोबेंजीन के, तो देखिए दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ, देखिए फिनॉल का स्ट्रक्चर है ये। अब फिनॉल के पास क्या है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, देखिए अगर लोन पेयर है तो कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड। तो फिनॉल में मूवमेंट कहाँ से कहाँ रहेगा, ऑक्सीजन से टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 1 2 3 4 5। डिसाइड कैसे करेंगे, देखिए पहले में मूवमेंट कहाँ होगी, टुवर्ड्स द ऑर्थोकार्बन। थर्ड में कहाँ होगी, टुवर्ड्स द मेटा। देखिए पहले में यहाँ वाले कार्बन पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो जब तक पूरे के पूरे पांचों कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पहुंच जाती, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट चलती रहेगी। या फिर दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो जब तक इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट स्ट्रक्चर आपके पास डेवलप नहीं हो जाता तब तक क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर आपके पास बेंजीन का कोई भी कंपाउंड है तो आप याद रखिए उनमें स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। अब आप इन स्ट्रक्चर्स को बनाने की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात एक ही याद रखनी है कि लोन पेयर्स अगर है आपके ग्रुप के पास अबव द बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। व्हाई, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेफर्ड ओवर द पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है आपके ग्रुप में तो ऑफकोर्स ही बात है, इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज नथिंग बट योर ऑक्सीजन एटम। So that's how electron will move in the resonating structures. These are the resonating structures of the free radicals. देखिए free radical, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वही है ये जो मैंने आपको कहाँ एक्सप्लेन किया था अभी रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पर जब भी फ्री रेडिकल आपके पास हो तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे तोड़ना है आपको, बॉन्ड आपको तोड़ना है कैसे, होमोलिटिकली, यानी कि बॉन्ड को तोड़ना है इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो जाए आपके, आधे आधे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाए आपके, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो दैट्स हाउ यू विल ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द टोल्विन ग्रुप। ओके, सो दिस इज ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनल केटायन है आपके पास, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, देखो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड देन यू हैव पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्रॉपर किस में हो गया, कंजुगेशन में। डबल बॉन्ड कहाँ मूव करा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। अब डबल बॉन्ड ने यहाँ मूव किया तो पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या अल्टरनेट डबल बॉन्ड कहाँ मूव करेगा, इस तरफ। पॉजिटिव कहाँ आएगा, यहाँ पोजीशन पे। अब दोबारा क्या हो सकता है, दोबारा मूवमेंट हो सकती है। क्यों, जब तक एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या ना बन जाए आपके पास, सेम ना बन जाए, तब तक आपको क्या करना है कि मूवमेंट करके देखनी है। तो सब में क्या बनेंगे, 5 बनेंगे, चार्ज आपके स्ट्रक्चर्स बनेंगे 5 आपके।
So these are the questions you can perform. These are the PYQs. नेक्स्ट अप वी हैव रेजोनेंस वर्सेस मीजोमेरिक इफेक्ट, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस इफेक्ट एंड द मीजोमेरिक इफेक्ट. तो देखिए रेजोनेंस जो इफेक्ट है उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था. कहाँ से, देखिए ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर मीजोमेरिक इफेक्ट, दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. यानी कि जो रेजोनेंस, जितने भी रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मीजोमेरिक नहीं. लेकिन सारे के सारे जो मीजोमेरिक इफेक्ट होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन, वो हमारे पास क्या होती है, रेजोनेंस होती है. लेकिन मीजोमेरिक क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो, लोन पेयर को मूव करवा रहे हो टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग. देखिए मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, वो इफेक्ट जो किसी ग्रुप की प्रेजेंस में, जैसे बेंजीन रिंग को मैं लूँ तो बेंजीन रिंग नॉर्मली बेंजीन रिंग होती है. अब अगर मैंने बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप जोड़ दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस स्ट्रक्चर से दिखाती हूँ जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे रेजोनेटिक. देखिए फॉर एग्जांपल देखिए अगर मैं बेंजीन के साथ OH ग्रुप को जोड़ रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, ऑक्सीजन के लोन पेयर से बेंजीन रिंग की तरफ हो रही है. फाइन, यानी कि बेंजीन किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की तरह काम कर रहा है. यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्टिंग नेचर शो कर रहा है यहाँ पे. लेकिन अगर मैं सेम बेंजीन रिंग को जोड़ देती हूँ एक एल्डिहाइड ग्रुप से तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ हो रही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग. यानी कि बेंजीन रिंग यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एक ऐसे ग्रुप का काम कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है. तो बेंजीन रिंग तो सेम रही, लेकिन बेंजीन रिंग के पास जब मैंने अलग अलग ग्रुप को जोड़ा तो उसका जो नेचर था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट करने का, वो क्या हो गया, डिफरेंट. यानी कि जब आपके पास किसी डबल बॉन्ड के साथ आप एक ग्रुप जोड़ो और उस ग्रुप की वजह से आपके डबल बॉन्ड का नेचर क्या हो जाए, चेंज हो जाए. यानी कि जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी या एक्सेप्ट करेगी. इट डिपेंड्स कि आपने बेंजीन रिंग को किससे जोड़ा हुआ है. अगर आपने उसको जोड़ा है फ्रॉम द लोन पेयर स्पीशीज तो ऑफ कोर्स ही बात है द बेंजीन रिंग विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोन पेयर. लेकिन अगर आपने उसको जोड़ा है टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड, कार्बोनिल मोइटी अगर आपने जोड़ी है तो क्या होगा, कार्बोनिल मोइटी में क्योंकि ऑक्सीजन एटम है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेगा. तो बेंजीन रिंग यहाँ पर क्या हो गई, बेंजीन रिंग एक ऐसा कंपाउंड है जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर जो है वो डिपेंड कर रहा है साथ में जुड़े हुए ग्रुप के साथ. देखो जैसे है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो मीजो इफेक्ट है वो क्या है, ऑल मीजो इफेक्ट आर रेजोनेंस. क्योंकि मीजोमेरिक में तो हमेशा ही क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. और रेजोनेंस में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होती है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं. लेकिन अब देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, साथ में कौन जुड़ा हुआ है, NH2. अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, NH2 क्या करेगा, डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा. अगर मैं सेम चीज ले लेती हूँ बेंजीन रिंग के साथ, मैंने बेंजीन के साथ भी किसको जोड़ दिया, NH2 को जोड़ दिया, तो क्या हो रहा है, अगेन सेम काम हो रहा है कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है. तो दोनों ही केस, तीनों ही केसेस के अंदर क्या हो रही है, रेजोनेंस परफॉर्म हो रही है. लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट कहाँ हो रहा है, जहां पर आपने बेंजीन रिंग का देखा. तो मीजोमेरिक इफेक्ट जहां पर भी हो रहा है, बेंजीन रिंग के साथ मैं बेशक NH2 को जोड़ूं या मैं बेशक एल्डिहाइड को जोड़ूं, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो शो कर ही रही है. लेकिन दोनों केस में उसका मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, अलग अलग. यानी कि जब मीजोमेरिक इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो रेजोनेंस तो होगा ही होगा. लेकिन जब रेजोनेंस होगा तब आपके पास जरूरी नहीं है कि दैट विल शो अ मीजोमेरिक इफेक्ट. ओके, सो दैट इज व्हाई ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर मीजोमेरिक इफेक्ट बट ऑल मीजो इफेक्ट आर नॉट रेजोनेंस इफेक्ट. सो नाउ मीजो इफेक्ट के बारे में बात करते हैं. ऑपरेट टू पाई बॉन्ड मैंने बताया ही था. डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, देखिए कोई भी जिस भी इफेक्ट के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रही हो वो इफेक्ट कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर सकता. क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, रेजोनेंस. रेजोनेंस का मतलब ही क्या देखा था हमने, कॉन्जुगेशन. यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना टुवर्ड्स ऑल द एटम्स. तो जो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे सर्कल में या पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में ही रिवॉल्व कर रहे हैं उसमें डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है. डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ओनली इन द इंडक्टिव इफेक्ट. देखिए प्लस एम और माइनस एम मैंने आपको एक्चुअल में एक्सप्लेन कर दिए हैं विद द एग्जांपल ऑफ द एनिलीन, द बेंजीन विद द NH2 ग्रुप एंड द बेंजीन विद द एल्डिहाइड ग्रुप. मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए यू हैव द एल्कीन यूनिट कनेक्टेड टू अ NH2 ग्रुप. अब NH2 ग्रुप, अब देखिए डबल बॉन्ड का जो इफेक्ट है कि वो प्लस एम NH2 है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है किसकी तरफ, एल्कीन ग्रुप की तरफ. तो NH2 का ग्रुप का नेचर कैसा हो गया, प्लस एम. तो प्लस एम कौन से हो गए, कोई भी ऐसा ग्रुप जो क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे टुवर्ड्स द
एल्कीन ग्रुप, तो उसको आप क्या बोलोगे, प्लस एम। लेकिन अगर मैं एल्कीन के साथ कौन जोड़ दूं, अगेन वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जिसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किए, अब कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड से एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो डबल बॉन्ड क्या है, फिक्स है, साथ में चेंज क्या कर रहे हो आप, ग्रुप्स को चेंज कर रहे हो। तो अगर आप डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको ग्रुप लगाना पड़ेगा डबल बॉन्ड वाला, विच कंटेन द ऑक्सीजन एटम। तो अगर कोई ग्रुप जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी कि अनसैचुरेटेड ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो, और इलेक्ट्रॉन उससे अवे जा रहे हो, तो दैट हैज़ अ माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। और अगर वो एट ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा हो, दैट हैज़ अ प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, दीज आर द क्वेश्चंस। मेसोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व द डिलोकलाइजेशन ऑफ व्हाट, हम जानते हैं वेदर इट इज मेसोमेरिक इफेक्ट और वेदर इट इज रेजोनेंस इफेक्ट, दोनों ही किसके साथ डील करते हैं, दे डील विद द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ डील कौन करता है, द इंडक्टिव इफेक्ट डील विद द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ कोर्स की बात है। देखिए यहाँ पे आपको ए बी सी 3 केसेस दिखाए गए हैं, जहाँ पर ए के ऑर्बिटल को तो क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, लेकिन आप चेंज क्या कर रहे हो, साइड वाला लोब चेंज कर रहे हो। देखिए सिंपल सी चीज़ है, इफ़ यू हैव 2 फुटबॉल्स, अगर दोनों फुटबॉल का साइज क्या है, सेम है, तो जो उनके बीच में बॉन्ड होगा वो क्या रहेगा, ऑफ कोर्स सी बात है, बेटर रहेगा। अगर आपने क्या ले लिया, एक क्रिकेट बॉल ले लिया और एक आपने क्या ले लिया, टेनिस बॉल ले लिया, मान लो एक टेनिस बॉल और एक फुटबॉल है, तो टेनिस बॉल क्या है, बहुत छोटे साइज का आइटम, बहुत छोटे साइज का बॉल है, और फुटबॉल क्या है, काफ़ी बड़े साइज का है, तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी रहेगी, वीक रहेगी। तो जब आप बॉन्डिंग स्टडी करते हैं तो बेटर बॉन्ड हमेशा कौन बनाते हैं, जब आप दोनों सेम साइज के एटम लेते हैं तो बॉन्डिंग क्या रहती है, हमेशा बेटर रहती है। रीजन क्या होता है उसका, कि दोनों सेम साइज के एटम है, तो जो दोनों की ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रही होंगी, दे कंटेन द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सपोज यू आर ओवरलैपिंग द 2s ऑर्बिटल विद द अगेन विद द 2s ऑर्बिटल, दैट मीन्स बोथ हैविंग द सेम एनर्जी, और दोनों का क्या होगा, ओवरलैपिंग क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है, दैट डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स विच आर ओवरलैपिंग, एंड दैट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स विच आर ओवरलैपिंग। देखिए अगर हम कंपैरिजन करते हैं इन बिटवीन द प्लस एम ग्रुप, कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का नेचर है वो किसका होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेशन हमने इन द फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डील कर लिया था। आप जानते हैं जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा पावर किस चीज़ का होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। तो डोनेट करने का क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ना कि डोनेट। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का पावर डोनेट करने का, बिकॉज इट इज़ द लीस्ट अमंग द ऑल। तो प्लस एम ग्रुप में ज़्यादा किसका पावर होगा, NH2, देन OH और देन फ्लोरीन। रीज़न बीइंग कि NH2 क्या है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर है वो क्या है, इन तीनों में सबसे कम है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा ईजीली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, कंपेयर द प्लस एम पावर। प्लस एम पावर किस किस की, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमने स्टडी किया था। जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पढ़ते हैं। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने का मतलब क्या है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो न्यूक्लियस से क्या है, बहुत ही दूर है। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इसका मतलब क्या है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है। यानी कि जितना साइज बड़ा होता है उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का पावर क्या होता है, घटता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, सबसे छोटे साइज का आइटम, और सबसे छोटा कौन होता है, फ्लोरीन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे एक्सेप्ट करने की पावर देखनी हो तो ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लस एम पावर की। लेकिन प्लस एम पावर में क्या है, हमको ओवरलैप देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन का ओवरलैप है विद द फ्लोरीन, कार्बन विद क्लोरीन, कार्बन विद ब्रोमीन एंड कार्बन विद आयोडीन। तो वही जो सेम मैंने आपको ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बताया था, कार्बन 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। तो वो ओवरलैप किस किस के बीच में रहेगा, 2p एंड 2p, तो बॉन्ड कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखो C का और Cl का, तो C की कौन सी यूज हो रही है, 2p, कार्बन क्लोरीन की कौन सी यूज हो रही है, 3p। 2p का एनर्जी क्या होता है, लो होता है, 3p का एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा। एनर्जी क्या हो रहा है, मिसमैच। अगेन जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आयोडीन का क्या है, 5p, कार्बन का क्या है, 2p। तो अगर मैं फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से आयोडीन मूव करती हूँ तो जो एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ऑन द राइट साइड। लेकिन जो कार्बन है वो तो फिक्स है, तो कार्बन का एनर्जी तो फिक्स है कार्बन के ऑर्बिटल का, लेकिन हाइड्रोजन का एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो बॉन्डिंग होगी वो उनके बीच में क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी।
ओके तो इसलिए प्लस एम पावर जो है ज़्यादा किसकी रहेगी, फ्लोरीन की, देन वी हैव द क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अब अगर हम डिस्टिंग्विश करते हैं NH में और NH2 में, देखिए NH पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको बताया ही था, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा दैट हैज़ द पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा दैट हैज़ द पावर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो ऑफ कोर्स ही बात है, NH पे नेगेटिव चार्ज है और NH2 एक न्यूट्रल स्पीशीज है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा अवेलेबल है, तो अगर एक्स्ट्रा है तो वो क्या कर देगा, उसको डोनेट कर देगा। तो नेगेटिव कोई भी स्पीशीज अगर है तो वो न्यूट्रल से क्या होगी, प्लस एम पावर उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, सेम यहाँ पर अप्लाई करेगा, O नेगेटिव और OH नेगेटिव के अंदर भी क्या रहेगा, आपका सेम रीजन रहेगा। लेकिन अगर मैं कंपेयर करती हूँ इन चारों को आपस में, यानी कि NH नेगेटिव, O नेगेटिव, OH और NH2 में, तो एक बात तो क्लियर है कि NH नेगेटिव और O नेगेटिव, क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूट्रल से तो पहले ही आएंगे, तो NH नेगेटिव और O नेगेटिव न्यूट्रल से तो क्या आएंगे, पहले आएंगे। लेकिन हम उनमें आपस में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, जो मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा उतना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का पावर ज़्यादा, लेकिन प्लस एम में आप क्या डील करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, तो रिवर्स क्या हो जाएगा उसका ऑर्डर। अब नाइट्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मीन्स इट विल डोनेट मोर, NH नेगेटिव वो पहले आएगा एज कम्पेयर टू O नेगेटिव के। सिमिलरली NH2 कहाँ आएगा, पहले एज कम्पेयर टू OH के, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, कम, तो इट विल डोनेट मोर एज कम्पेयर टू OH। अब OR और OH में अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो देखिए OH जो है वो क्या करेगा, आपका मोर डोनेट, जो OR ग्रुप है आपका वो क्या करेगा, देखिए अब ऑक्सीजन के साथ पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अवेल डोनेट करने के लिए, यहाँ पर क्या है, O के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। अगर मैं OR और OH में जो हम कॉन्सेप्ट डायरेक्टली लगाते हैं वो क्या लगाते हैं कि देखो यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर क्या है, कार्बन, OR के अंदर क्या होगा, दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट होंगे, कार्बन। अब भाई जो मैंने बताया था आपको, कार्बन कार्बन सेम टाइप के एटम है, दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे, जो मैंने आपको रिलेशन बताया था बॉन्ड एंगल का विद द परसेंटेज एस कैरेक्टर, कि जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर, और उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब ओवर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो डोनेट करने की पावर कम। तो इसलिए ज़्यादा पावर किसकी होगी, OH की। अब आप ये दो क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं, इन दोनों के अंदर क्या है, सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे जो मैंने आपको पहले बताया है उसके हिसाब से। दीज आर द क्वेश्चंस। देखिए जैसे भी क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज प्लस एम इफेक्ट। अब देखो प्लस एम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी। तो मैंने बताया था आपको कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल वाले होते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखो आपको अगर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखें तो तीनों में ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो दे कैन इजीली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तीनों के तीनों क्या शो करेंगे, प्लस एम इफेक्ट। दैट मीन्स द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। अब देखिए प्लस एम एंड प्लस आई बोथ इफेक्ट कौन शो करेंगे। देखिए प्लस एम का मतलब क्या है, यू मस्ट हैव लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज टू डोनेट। तो देखो OH के पास लोन पेयर है, ओके ठीक है, ये प्लस एम शो करेगा। N के पास लोन पेयर है, ये भी शो करेगा, लेकिन क्या एक्सेस में है, नहीं है। अब देखो सॉरी एक्सेस में है, शो करेगा। O नेगेटिव, नेगेटिव है, प्लस एम है, शो करेगा। C के पास देखो, अब C के पास तो कोई ना नेगेटिव चार्ज है ना इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये शो कर सकता है, नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है डोनेट करने के लिए। तो मतलब अगर मैं प्लस एम के अकॉर्डिंग देखूँ तो आंसर क्या बन रहा है, A, B और C। लेकिन मुझे क्या देखना है, मुझे प्लस आई भी देखना है। प्लस आई का मतलब क्या है, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को सिग्मा के थ्रू क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब देखिए OH क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हम जानते हैं। प्लस आई में हमारे पास कौन थे, प्लस आई में हमारे पास कौन ग्रुप थे, एक तो एल्काइल ग्रुप थे और एक कौन से ग्रुप थे, ऑक्सीजन एटम। आप कहोगे मैम ऑक्सीजन एटम तो ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है, पर आंसर सी क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन जो ऑप्शन नंबर ए में है दैट इज OH। यहाँ पर ऑक्सीजन एक्ट करेगा एज अ कन्वेंशनल ऑक्सीजन एटम, यानी कि द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन एटम क्या की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी का ऑक्सीजन एटम देखें तो उसके ऊपर आपको एक नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा। नेगेटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल ऑन द ऑक्सीजन एटम। दैट मीन्स ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या अवेलेबल है, एक्स्ट्रा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यानी कि O नेगेटिव जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या शो करेगा, दोनों नेचर शो करेगा। आपका प्लस एम भी शो करेगा और प्लस आई भी शो करेगा। प्लस एम कैसे शो करेगा, वाया द नेगेटिव चार्ज, प्लस आई कैसे शो करेगा, वाया द नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेसोमेरिक का पार्ट 2।
अब देखिए मेसोमेरिक में क्या है हमारे पास पावर है, देखो NH2 की और NHCOCH3 की। अब देखो प्लस M का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर। अब ये जो NH2 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है, डबल बॉन्ड को। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है, जो नाइट्रोजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है साइड वाले ग्रुप का। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया गया है किसके साथ, COCH3 ग्रुप के साथ। अब आप सोचिए जो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ग्रुप है वो ऐसा क्या कर रहा होगा कि जो प्लस M पावर है वो पहले वाले की ज़्यादा हो गई है। तो जो आपका सेकंड ग्रुप है उसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि साथ में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप एग्जैक्टली क्या कर रहा है, C डबल बॉन्ड O जो नाइट्रोजन के लोन पर अवेलेबल है डोनेशन के लिए टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड, वो उनको अपनी तरफ खींच रहा है। अब ऑफ कोर्स ही बात है, आपके पास 10 रुपये हैं और आपको वो 10 रुपये का सामान बाहर खरीदना है, तो अगर मैं पहला केस देखूं तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर हैं वो डोनेट करने के लिए है, यानी कि वो अपने 10 रुपये कहाँ दे सकता है, डबल बॉन्ड को दे सकता है। लेकिन जो सेकंड केस है आपके पास, वो 10 रुपये में से जो 5 रुपये हैं वो कौन ले रहा है, उसके घर वाले ही ले रहे हैं उससे। तो जो COCH3 ग्रुप उसके पास अवेलेबल है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अवेलेबल जो क्या है, जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स उनको खुद से ही ले रहा है। मतलब कि जो नाइट्रोजन के पास 10 रुपीज़ अवेलेबल है डोनेट करने के लिए, उसमें से 5 रुपीज़ किसने ले लिए, उसके घर वालों ने ही ले लिए। तो बाहर डोनेट करने के लिए उसके पास कितने बचे, 5 रुपीज़। दैट मीन्स सेकेंड केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए अवेलेबल है वो क्या है, लेस। रीज़न, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो उसके इंटरनल ग्रुप्स ने क्या कर लिए, ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिए। इसीलिए जो प्लस M ज़्यादा किसका होगा, पहले वाले का, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कंप्लीटली अवेलेबल है डोनेशन के लिए, और सेकंड में क्या है, इनकम्प्लीटली अवेलेबल है। तो ये जो ट्रेंड है ये कैसा रहेगा, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लास्ट में आपने क्या ऐड कर लेना है, बस आपको COCH3 ग्रुप को ऐड कर लेना है। तो ये लास्ट में क्यों आएगा, जो मैंने आपको रीज़न बताया वही, कि जो CO ग्रुप है वो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है उनको खुद से अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो डेंसिटी है वो नाइट्रोजन पे क्या हो रही है, डिक्रीज टू डोनेट। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं -M पावर का, -M का मतलब क्या होता है, अभी हमने +M देखा, हमारे पास क्या है, -M। -M क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। अब तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर जिसके पास क्या होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो इन सब में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। लेकिन सबसे पहले कौन आ रहा है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। अब इन तीनों में अगेन आप कैसे शो कर सकते हो, एस कैरेक्टर से 50%, 33% एंड 25%। मोर एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। तो ये उस हिसाब से आपका ट्रेंड चलेगा। अब देखिए इन तीनों में डिफरेंस क्या है, sp2 sp2 sp2, यानी कि मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं कैसे करूँगी, सिंपल है, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन का ओवरलैप है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन फ्लोरीन का है। तो ऑफकोर्स ही बात है, यहाँ पर क्या देखो, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यहाँ पर कौन करेगा, ऑक्सीजन कर रहा है, और यहाँ पर कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। तो ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का। क्यों, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर होती है वो क्या होती है, ज़्यादा। तो कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, यहाँ पर नाइट्रोजन। और सबसे कम पावर किसकी है, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन कहाँ आएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि देखो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है कार्बोनिल को। अब कार्बोनिल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। -M आप पढ़ रहे हो, -M का मतलब क्या है कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो साइड वाले ग्रुप से कितना इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर उसको उसके घर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो बाहर से लेना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो नाइट्रोजन तो घर से सबसे ज़्यादा डोनेट कर रहा है, तो बाहर से क्या करेगा, सबसे कम लेगा। तो सबसे आगे कौन आएगा, आपका फ्लोरीन वाला ग्रुप आएगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन खुद से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, कम दे रहा है। तो कार्बोनिल क्या लेगा, बाहर से लेगा। बाहर से का मतलब क्या है, -M क्या हो जाएगा, उसका उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इस केस में देखें तो सेम रीज़न रहेगा कि क्योंकि जो O नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे कार्बोनिल को, और यहाँ पर कौन, नाइट्रोजन। तो ऑफ कोर्स ही बात है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, ज़्यादा डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू O नेगेटिव के। क्योंकि देखिए अब O नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, कम डोनेट करेगा, ये क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पर क्या देखो, पोलैरिटी मीन्स चार्ज इज ग्रेटर देन साइज। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड NH नेगेटिव। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब हम जानते हैं कि क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा। अगर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा, नाइट्रोजन तो दे देगा इजीली, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देने में विश्वास नहीं रखता। तो कार्बोनिल को बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने पड़ेंगे, यानी कि उसका -M क्या हो जाएगा, ज़्यादा। लेकिन ये वाला कार्बोनिल बाहर से नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि उसके साइड वाला ग्रुप उसको ऑलरेडी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर है आपके पास +M का। +M इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटापोजिशन।
मेटा पोजीशन पे प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक तो ऑर्थो पोजीशन होती है और एक क्या होती है आपकी पैरा पोजीशन होती है। तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे आपको क्या देखने को मिलता है? नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। मेटा पोजीशन पे आपको हर जगह देखिए, मेटा पोजीशन पे क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड। यहाँ भी क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो, अब इसके अगर मैं सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर देखूँ तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने मूव किया तो वो कहाँ चले गए? टुवर्ड्स द मेटा। लेकिन मेटा से तुरंत वो कहाँ चले गए? टुवर्ड्स द पैरा। तो मेटा पोजीशन के ऊपर कोई भी चार्ज आपके पास अवेलेबल है ही नहीं, यानी कि जो मेटा पोजीशन का कार्बन है वो हमेशा ही क्या रहता है? sp2 रहता है। और आप जानते हैं sp2 कार्बन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करता है। तो इसीलिए मेटा पोजीशन के ऊपर जो आपका एम इफेक्ट है वो ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज ऑपरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं बोथ प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट की, देखो प्लस एम क्या होता है? फर्स्ट एटम के पास होना चाहिए, और माइनस एम का क्या है? फर्स्ट एटम के पास पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो प्लस एम का मतलब क्या है? आप डोनेशन की पावर देख रहे हो, तो डोनेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। तो प्लस एम इफेक्ट कौन शो करेंगे? विच कंटेन लोन पेयर, विच कंटेन नेगेटिव चार्ज। माइनस एम कौन शो करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स माइनस एम वाले कौन से हो गए? जिनके पास पाई बॉन्ड है, जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप है, या जिनके पास क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो दैट विल एक्ट एज अ माइनस एम ग्रुप। अब देखिए लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड लोन पेयर्स क्या होते हैं? अगर कोई लोन पेयर ऐसा है जो अपनी ही जगह पे फिक्स है, जो ना तो राइट में मूव कर रहा है ना लेफ्ट में मूव कर रहा है, दैट इज अ लोकलाइज्ड लोन पेयर। और अगर कोई लोन पेयर इस तरीके का है विच इज अ डिलोकलाइज्ड वन, दैट मीन्स द लोन पेयर इज इन मोशन विद द होल ग्रुप। जैसे कि NH2 के लोन पेयर है, वो इसके ऊपर फिक्स नहीं है, वो कहाँ मूव कर रहे हैं? टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड। तो ये लोन पेयर कैसे हो गए? डिलोकलाइज। तो अगर लोन पेयर के साइड में कोई कैसा, अगर लोन पेयर के अल्टरनेट में, जैसे लोन पेयर सिंगल लोन पेयर, तो अगर लोन पेयर के अल्टरनेट में कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे? वो मोशन शो करेंगे, वो मूवमेंट शो करेंगे। तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? लोकलाइज्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर वो क्या शो कर रहे हैं? और अगर वो मूवमेंट शो नहीं कर रहे, यानी कि उनके एडजेसेंट में कोई भी डबल बॉन्ड या कोई भी लोन पेयर या कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो लोकलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल ये वाला देखिए, NH2 के साइड में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के हेड में दोबारा से क्या आ गया? सिंगल। ना यहाँ कोई पाई बॉन्ड है, ना यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेंगे? नाइट्रोजन के ऊपर ही फिक्स रहेंगे, ये कहीं पर भी मूव नहीं करेंगे। तो दीज आर द लोकलाइज्ड वन। अब देखिए ये जो हमारा फिगर नंबर 5 है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है। अब आप कहेंगे मैम ये अभी नेगेटिव चार्ज के साइड में मेरे पास क्या है? सिंगल बॉन्ड एंड देन फॉलोड बाय द डबल बॉन्ड। अब अगर मैं दूर से इसको देखूं तो नेगेटिव सिंगल डबल, तो रेजोनेंस होना चाहिए, लेकिन क्या सच में रेजोनेंस पॉसिबल होगा? नहीं, क्योंकि आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि जब नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, उसके बाद जिस जगह पर बाद में नेगेटिव चार्ज आया आफ्टर मूवमेंट, क्या वो जगह नेगेटिव चार्ज के लिए स्टेबल है? अगर मैं स्ट्रक्चर में देखूं तो नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बोनल की पोजीशन के ऊपर। हम जानते हैं कि ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ना पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, और ना ही क्या स्टेबल होता है? कोई ना कोई डबल बॉन्ड, ड्यू टू द ब्रेड्स रूल। तो इसलिए ये स्टेबल, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। देन वी हैव द एक्सटेंडेड एंड द क्रॉस कॉन्जुगेशन। देखिए एक्सटेंड का मतलब क्या होता है कि आपके पास क्या है? एक ही लाइन में p ऑर्बिटल्स लगातार क्या हुए हैं? लगे हुए हैं। देखिए अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसा है? एक्सटेंडेड, यानी कि यहाँ p बॉन्ड फॉलोड बाय अ p बॉन्ड फॉलोड बाय अ p बॉन्ड, तो लगातार क्या प्रेजेंट है आपके पास? पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या है? एक्सटेंडेड। लेकिन क्रॉस का मतलब क्या है? कि एक लेफ्ट साइड से कॉन्जुगेशन आ रहा है और एक क्या आ रहा है? राइट साइड से कॉन्जुगेशन आ रहा है। लेकिन लेफ्ट साइड का कॉन्जुगेशन राइट साइड का कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है? सेंटर में आके कंबाइन हो रहा है। पूरा कनेक्टेड अगर कॉन्जुगेशन है तो वो एक्सटेंडेड में आता है, और अगर वो क्रॉस हो रहा है तो वो क्रॉस कॉन्जुगेशन में आता है। ठीक है, तो ये वाले आप चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे स्ट्रक्चर नंबर 1 है तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखो सॉरी, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये कौन सा कॉन्जुगेशन है? एक्सटेंडेड, क्योंकि ये क्या हो रहा है? लगातार आ रहा है। अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पे क्या देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये कैसा कॉन्जुगेशन आपका? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, लगातार क्या हो रही है? मूवमेंट। लेकिन अगर आप देखो मॉलिक्यूल नंबर सेकंड देखें तो देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। अभी जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये लेफ्ट में भी मूव कर रहे हैं और राइट में भी मूव कर रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट मूव नहीं कर रहे। तो डिलोकलाइजेशन तो है, लेकिन सेंटर से देखो, अगर डिलोकलाइजेशन सेंटर से शुरू हो या सेंटर पे खत्म हो, मतलब एक क्रॉसिंग पॉइंट हो, कि जब दो जगह की दो डायरेक्शन की डिलोकलाइजेशन कहीं आकर मिले या कहीं से शुरू हो, दे हैव अ क्रॉस पॉइंट, दैट इज क्रॉस कंजुगेशन। और अगर वो स्टार्टिंग से लेकर कहाँ जाए? एंडिंग तक जाए, दैट विल बी योर एक्सटेंडेड कंजुगेशन। अब देखिए
इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब देखिए इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, देखो जैसे पहला वाला स्ट्रक्चर है CH3CO- O-। अब इसमें क्या है, स्ट्रक्चर पे देखो चार्ज पहले कहाँ था, ऑक्सीजन पे, रेजोनेंस होने के बाद दोबारा कहाँ आ गया, ऑक्सीजन पे। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन पे पहले चार्ज था, ऑक्सीजन पे बाद में चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट सेम टाइप के एटम पे हुआ है, तो दोनों की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, सेम। लेकिन अगर आप नीचे वाले चित्र को देखें तो पहले में नेगेटिव किस पे है, ऑक्सीजन पे, और दूसरे में नेगेटिव किस पे है, कार्बन पे। तो जो नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ हुआ है, वो ऑक्सीजन से कार्बन पे हुआ है। और आप जानते हैं मैंने आपको जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की थी तो उसमें रूल नंबर जो आपका 5 था वो मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया था कि आपको वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज अवेलेबल ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर नंबर 1 इज क्या है, मोर स्टेबल। तो अगर जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं आपने रेजोनेटिंग, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो आपने बनाए हैं उसमें जितने भी स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं उन सब का स्टेबिलिटी सेम है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और अगर स्टेबिलिटी क्या आ रहा है, डिफरेंट, तो उसको आप क्या बोलोगे, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। तो दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर इज रेजोनेटिंग और नॉन रेजोनेटिंग। कैसे, सिंपल सा रूल है, इफ द स्टेबिलिटी ऑफ बोथ द स्ट्रक्चर्स इज सेम they fall in the category of equivalent, and if both the structures have different stability they fall in the category of the non equivalent structures. So these are the questions, you can do your questions. Okay, so these are the the PYQs. The hyperconjugation, we will move towards the hyperconjugation. So hyperconjugation क्या होता है, देखिए hyperconjugation एक तरीके का रेजोनेंस इफेक्ट होता है, लेकिन किसका रेजोनेंस इफेक्ट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। यानी कि अभी तक जो आपने डिलोकलाइजेशन पढ़ी वो आपने पढ़ी मिजोमेरिक की। बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन जो आपने अब तक पढ़ा उसका एक कंबाइन है, आपने पढ़ा इंडक्टिव, आपने पढ़ा मिजोमेरिक, आपने पढ़ा रेजोनेंस। चलो रेजोनेंस को ले लेते हैं, मिजोमेरिक को हटा देते हैं। तो इंडक्टिव और रेजोनेंस, तो इंडक्टिव से क्या ले लेते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस से क्या ले लेते हैं, डिलोकलाइजेशन। तो अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि द डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ऑफ द एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली connected to the alkene or the benzene or the carbocation or the carbon free radical। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के साथ अगर मैं एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऑब्जर्व करती हूँ तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलती हूँ। तो कंडीशन उसके लिए क्या होनी चाहिए, ऑफकोर्स ये बात है, पहला अल्फा कार्बन शुड बी sp3। sp3 क्यों बोला है मैंने, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है CH का 2 बॉन्ड टूटेगा, उसी के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। और दूसरा क्या है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। देखो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, रीजन बीइंग कि अल्फा हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं का क्या शो करना है, आपको मूवमेंट शो करना है। तो अगर वो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होंगे तो क्या वो मूवमेंट होगा, क्या वो डिलोकलाइजेशन होगा, नहीं। तो अगर वो डिलोकलाइजेशन नहीं होगा तो क्या वो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, नहीं होगा। तो आपको अगर आपको ये चेक करना हो कि इस मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, अल्फा कार्बन कौन सा होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको आप क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट बीटा, एंड देन यू हैव द गामा कार्बन, देन यू हैव द डेल्टा कार्बन। तो अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल या फिर कार्बोकेटायन। जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में देखो ये फ्री रेडिकल है, इसे नेक्स्ट कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा। अब अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 1 2 3, चारों बॉन्ड किसे जुड़े हुए हैं, इसके कार्बन से, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स इट विल नॉट शो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगला देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है, डबल बॉन्ड ये रहा, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इफ यू हैव अल्फा हाइड्रोजन द स्ट्रक्चर विल शो द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो देखो अब केस नंबर 1 क्या है, कार्बोकेटायन के साइड। अब देखो ये जो रेजोनेंस में आपने आपको पढ़ाया था ये बिल्कुल एग्जैक्टली रेजोनेंस के तरीके से ही है, बस इसमें क्या होगा, रेजोनेंस में क्या था, लोन पेयर मूव कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, CH का बॉन्ड मूव करेगा। अब अगर आपके पास 3 बॉन्ड है तो क्या कर सकता है, पहले ये बॉन्ड मूव करेगा, फिर ये बॉन्ड मूव करेगा, फिर ये बॉन्ड मूव करेगा। दैट मीन्स आपके पास आपके पास क्या होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपके पास क्या होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या बनेंगे, बहुत सारे क्या बनेंगे, आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे रेजोनेंस में क्या था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या शो कर रहा था, द मोस्ट स्टेबल वन, और जो सबका इफेक्ट शो कर रहा था। अब क्योंकि ये तीनों ही हाइड्रोजन किस तरीके से काम कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की तरीके से काम कर सकते हैं, तो ये तीनों को मैंने कैसे शो कर दिया, एज द सिंगल
डॉटेड बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हाइब्रिड हो जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल सिंगल बॉन्ड, देखिए सिंपल सी चीज़ है, 1 to 2, 0 to 1। पार्शियल डबल बॉन्ड 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो देखो ये कार्बन है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो जो इनके बीच का ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डीलोकलाइजेशन में आ जाएंगे, किसके साथ, जो साइड वाले पाई बॉन्ड का एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, यानी कि जो आपके पास सपोज करिए ये आपके पास बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और साइड में आपके पास क्या प्रेजेंट है, पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इस सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ओवरलैप करेंगे विद द पाई ऑर्बिटल। तो जैसे ही इन्हें ओवरलैप किया, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए, इस पाई पी ऑर्बिटल के अंदर, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। तो जैसे कि आपको इस चित्र में दिखा रखा था, ये वाले चित्र में दिखा रखा था, तो ये जो बॉन्ड है सी और एच के बीच का, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएंगे, पाई बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो मूवमेंट आपकी होती है। तो इनके बीच में क्या होता है, ओवरलैप होता है। तो सिग्मा sp3 और जो s के बीच का जो बॉन्ड है, हाइब्रिड जो बॉन्ड है, वो ओवरलैप करता है विद द एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन, और उनकी वजह से क्या बनते हैं, आपके बॉन्ड बनते हैं। अगला हमारे पास क्या है, एल्कीन है। एल्कीन में आप क्या ऑब्जर्व करते हो, यू हैव अ डबल बॉन्ड, और अगेन साथ में क्या आपके पास है, आपका CH3 ग्रुप है। इसमें क्या होता है बेटा, तो ऑफकोर्स अगेन क्या होगा, ये हाइड्रोजन के ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे विद द पी ऑर्बिटल ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बन। इस पर्टिकुलर कार्बन का जो पी ऑर्बिटल होगा वो बॉन्डिंग करेगा इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन, इस पर्टिकुलर बॉन्ड के हाइब्रिड के साथ, और मूवमेंट क्या हो जाएगी, देखो ये बॉन्ड टूटा, अगर मैंने ये वाला बॉन्ड कंसीडर किया, ग्रीन वाला देखो, ग्रीन वाला देखोगे तो ग्रीन वाला टूट गया बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड। अगर मैं ये लूँ ऑरेंज, तो ऑरेंज टूट जाएगा, येलो लूँ तो येलो टूट जाएगा। तो कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, इस कार्बन के साथ, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स द टर्मिनल CH2 ग्रुप। ओवरलैपिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, वही सेम चीज़ है, जैसे वहाँ पर तो फ्री रेडिकल था, यहाँ पर क्या है, sp ऑर्बिटल। देखो ये ऑर्बिटल तो फिक्स रहेगा, चेंजिंग किस में आएगी, जो साइड में आपके पास ग्रुप प्रेजेंट है, कि पाई बॉन्ड वाला ग्रुप प्रेजेंट है, कि फ्री रेडिकल वाला ग्रुप प्रेजेंट है, या लोन पेयर वाला ग्रुप प्रेजेंट है, वो आपको चेक करना है। बॉन्डिंग किसकी रहेगी, इन दोनों में से इन दोनों की रहेगी। ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, और जो साइड वाला है वो भी क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो यहाँ पर बॉन्डिंग किस किस के बीच में हो रही है, सिग्मा के बीच में और पाई स्टार के बीच में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं कि जो CN कैन नॉट शो हाइपर ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ पाई ऑर्बिटल। देखो CN जो है और CO जो है वो दोनों ये वाला इफेक्ट शो नहीं कर सकते। क्यों, आप कहेंगे मैम वहाँ भी डबल बॉन्ड है लेकिन वो शो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब बॉन्डिंग किस किस के बीच में हो रही है, sp3 इस वाले बॉन्ड के बीच में और पाई स्टार के बीच में। तो इन दोनों की बॉन्डिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉन्डिंग के लिए जो मेन क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, कि जो दो ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसका केस कंसीडर करते हैं, कार्बोनिल का और किसका, नाइट्राइल का, CN का, तो जो इनका पाई स्टार का जो ऑर्बिटल होता है बेटा, उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और हाई एनर्जी होने की वजह से उसकी एनर्जी आपके sp3 वाले के एनर्जी से मैच नहीं होती, तो इस वजह से इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाती। इसी वजह से जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो एडजेसेंट टू CO या एडजेसेंट टू CN शो नहीं होता है। ये आप क्वेश्चंस हैं, दिस इज योर होमवर्क, यू कैन डू इट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, +H और -H। देखो सिंपल सी चीज़ है, +H का मतलब क्या है, जब आपके साथ एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं, और -H क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो +H जैसे हमने इंडक्टिव में पढ़ा था कि जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप होंगे, सॉरी जितने ज़्यादा क्या होंगे आपके पास CH3 ग्रुप्स, उतना ज़्यादा क्या होगा, देखो जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है उतने ही कम। आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। तो आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। दीज आर द PYQs। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टॉपिक के एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के टॉपिक के अंदर एरोमेटिसिटी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल नाउ यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस, ओके।
ये क्वेश्चंस जो हैं ये इसमें जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस हैं, सारे जितने भी पेपर 1 के पेपर 2 के PYQs हमने इसमें ऐड करे हैं. दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क, यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस. और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई क्वेरी आती है सो वी विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एरोमेटिसिटी. तो नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी के साथ हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के प्रॉब्लम्स प्लस जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है विच कंटेन द GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट, जिसमें हमने डील किया विद द नॉर्मल GOC, जिसमें हमने लोन पेयर्स के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा ट्रेंड डील किया. उसके बाद हमने जो मेजर इफेक्ट्स होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जो मेन GOC है वो आपका कवर हो चुका है. एरोमेटिसिटी एक एडवांस टॉपिक है जिसको हम अलग से डील करते हैं. जो मेन GOC के अंदर हमारे पास टॉपिक्स आते हैं वो चारों के चारों पाँचों के पाँचों टॉपिक हमने आज कवर कर लिए हैं. जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कराए हैं उन क्वेश्चंस के रेफरेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके PPT में अवेलेबल हैं. ये PPT आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप इस PPT को देखेंगे और आप इस PPT के जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस. इफ़ यू फाइंड एनीथिंग विच इज़ प्रॉब्लमेटिक इन द क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन and I will try to solve all your queries in the next lecture, and we will move forward with the aromaticity concept in the next lecture. Till then, thank you so much and have a nice day.